अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सुनते ही इजलास के तमाम अफराद उठकर खड़े हो गए। उनके खड़े होने से मैं उस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हुआ कि वो मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं। दरअसल वो मेरी आमद पर हैरान हो गए थे। फिर ये उम्मीद थी कि मैं ज़मीनी मखलूक की हैसियत से खलाई मखलूक को अपनी दुनिया पर हुकूमत करने का मौका नहीं दूंगा। मैंने कहा, आप बैठ जाएं और बताएं कि मसला क्या है। वो सब बैठ गए। ब्रेन आदम ने कहा, फरहाद साहब, आपकी आमद से हमें एक नया हौसला मिल रहा है। आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि खलाई जोन से आने वाली मोंकी मैन इस दुनिया पर हुक्मरानी चाहती हैं। मालूम है। और वो अपनी हुकूमत कायम करने का आगाज़ अमेरिका और इसराइल से कर रहे हैं। जब वो फतूहात के झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारी तरफ भी आएंगे। अगर कोई ये समझता है कि उनकी हवस से इक़्तिदार आगे और आगे नहीं बढ़ेगी तो वो गलती पर है। मैंने अफसर के ज़रिए तमाम हाजरीन पर एक सरसरी सी नज़र डालकर कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि जब पहली बार मोंकी मास्टर ने हमारी आधी दुनिया पर हुक्मरानी की ख्वाहिश जाहिर की तो उसे मशवरा दिया गया कि पहले बाबा साहब के इदारे की गैर मामूली कुव्वतों को कुचल दिया जाए, फिर इस्लामी ममालिक पर कब्जा जमाया जाए। एक आला फौजी अफसर ने कहा, हमने ये बात सुनी है और हम इस मामले में अमेरिका की मजम्मत करते हैं। सिर्फ मजम्मत करने से कमीनगी ख़त्म नहीं होती। इस्लामी ममालिक से बेवजह दुश्मनी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि मोंकी मास्टर अमरीकी साजिश के बावजूद हमारे इदारे का रुख ना कर सका। वो अपनी फ़ौज के साथ अभी तक मियामी शहर पर मुसल्लत है, लेकिन अब वो हम पर मुसल्लत होने आ रहा है। आज आधी रात को हज़ारों मुसल्लह मोंकी मैन हमारी ज़मीन पर उतरेंगे। हम उन पर हमला नहीं कर सकेंगे। वो नादीदा हो जाती हैं। शायद वो अमेरिका से अपनी तमाम फ़ौज के साथ हम पर हमला करने आ रहा है। ये कोई नहीं जानता कि मोंकी मास्टर की फ़ौज में मुसल्लह सिपाहियों की तादाद कितनी है। उसने मियामी शहर को अपना अड्डा बना लिया है। वहाँ अपनी फ़ौज ज़रूर रखेगा और यहाँ भी खासी तादाद में अपने जानिसारों के साथ आएगा। हमारा यही मसला है कि हमारी फ़ौज दलेर होने और हथियारों से लैस होने के बावजूद उनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। उनके पास लेज़र गन्ने हैं। एक लेज़र गन के सिर्फ एक पुश फायर से बेक वक्त दर्जनों सिपाहियों के चीथड़े उड़ जाएंगे। मैंने कहा, अगर लेज़र गन की फायरिंग के वक्त आपके फ़ौजी जवान भी नादीदा बन जाएंगे तो उनके लेज़र हथियार बेअसर हो जाएंगे। ये तो ख्वाब देखने और दिल बहलाने वाली बातें हैं। ना हमारे पास गोलियाँ और ना हम नादीदा हो सकेंगे। मैं आपको ऐसी गोलियाँ दूंगा। ये सुनते ही सब चौंक गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक कानों ने जो सुना है वो दुरुस्त है। वो बेयकीनी से पूछने लगे, क्या गोलियाँ? क्या आप हमें गैर मामूली गोलियाँ देंगे? हाँ, आपको यकीन नहीं आएगा। ये नादीदा बनाने वाली गोलियाँ इतनी अहम हैं कि कोई किसी दोस्त को भी नहीं देगा, जबकि आप दोस्त भी नहीं हैं। हमारे दरमियान दुश्मनी का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन मौजूदा हालात में हमें यह समझना चाहिए कि हम आर्जी तौर पर आपस की दुश्मनी को भुलाकर अपनी ज़मीन से खलाई मखलूक के कदम उखाड़ सकते हैं। इस बात पर पूरे इजलास में ज़ोर ज़ोर से तालियां बजने लगीं। मैंने सोनिया के साथ ये मंसूबा बनाया था कि अमेरिका और इसराइल को खलाई मखलूक के मुकाबले में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें नादीदा बनाने वाली गोलियां दे दी जाएंगी तो वह अपने मुल्क से उन्हें भगाने के लिए मुकाबला करेंगे। इस तरह उनके मुल्कों में उनकी ही ज़मीनों पर जंग होती रहेगी। मोंकी मास्टर पूरी यकीन से अमेरिका और इसराइल को दुश्मन समझकर उन्हीं ममालिक में जंग जारी रखेगा और हम उसे इतनी मोहलत ही नहीं देंगे कि वो उनसे फारिग होकर हमारे इदारे का रुख करे। मैंने कहा, हम सब का फ़र्ज़ है कि अपनी दुनिया को बैरूनी हमलों से महफूज रखें। आज वो आपके मुल्क पर हमला करने आ रहे हैं, लिहाजा आप उनसे जंग करें। हम सिर्फ ज़रूरी इमदाद देंगे। अगर वो हमारी ज़मीन पर हमला करने आएंगे तो हम आपसे ज़रूरी इमदाद तलब करेंगे। ब्रेन आदम ने कहा, हम किसी भी बुरे वक्त में आपका भरपूर साथ देंगे। आज हम सच्चे दिल से महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों में इंसानियत है और अपनी दुनिया को महफूज रखने का ऐसा जज्बा है कि आप आपस की दुश्मनी को भुला रहे हैं। अब आप बताएं कि किस तरह हमारी मदद करेंगे और हमें नादीदा बनाने वाली कितनी गोलियां देंगे। अगर आपके पास हज़ारों लाखों गोलियां होंगी और उन्हें सही तौर पर इस्तेमाल करने की जहानत नहीं होगी तो आप उन गोलियों से खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। लिहाजा कम से कम गोलियां मिलेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जहानत से काम लिया जा सके। मोंकी मास्टर की फ़ौज से मुकाबला करने के लिए 100 गोलियां काफ़ी हैं। आपके 100 फौजी अफसर और सिपाही नादीदा बनकर बड़ी राजदारी से उन्हें नुकसान पहुंचाकर यहाँ से भागने पर मजबूर कर सकती हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम पूरी जहानत से काम लेंगे, लेकिन 100 गोलियां कम हैं। आप मेहरबानी कर रहे हैं, हम मज़ीद मेहरबानी की दरख्वास्त करते हैं। आप गोलियां कुछ ज़्यादा तादाद में दें। मैंने कहा, आप जहानत से नहीं सोच रहे हैं। जहानत काम में लाएंगे तो 100 गोलियों के ज़रिए 1000 गोलियाँ हासिल कर सकेंगे। वो कैसे? आपका एक सिपाही जिस मोंकी मैन को हलाक करेगा, उस मोंकी मैन के लिबास से उसे दर्जनों नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल मिला करेंगे। इसके अलावा उनसे लेज़र गन भी हासिल कर सकेंगे।
अगर आप सिर्फ 50 मॉन्की मैन को हलाक करेंगे तो आपके पास हज़ारों गोलियों और कैप्सूलों का ज़ख़ीरा हो जाएगा और लेज़र गन जैसा जदीद मोहलिक हथियार भी हासिल होगा। बेशक इस तरह हम बहुत कुछ हासिल करते रहेंगे, लेकिन हमारी तरफ से एक शर्त है, और वो ये कि इस इजलास से बाहर ये बात ना जाए कि आपको बाबा साहब के इदारे से इमदाद मिल रही है। साफ़ और सीधी बात यह है कि हम खुली इमदाद देकर खलाई मखलूक को अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे, लिहाजा हमारी तरफ से मिलने वाली इमदाद का जिक्र आप अपने साये से भी ना करें। हम वादा करते हैं कि आपकी तरफ से मिलने वाली इमदाद को हम टॉप सीक्रेट बना कर रखेंगे। फिर मैंने ब्रेन आदम से कहा, मिस्टर आदम, आप अपनी रिहाइशगाह में जाएं। आपके बेड पर एक डिब्बिया रखी हुई है जिसमें नादीदा बनाने वाली 100 गोलियां और 15 फ्लाइंग कैप्सूल हैं। अब मैं जा रहा हूँ, विश यू गुड लक। मैंने आलाकार अफसर के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, शायद फरहाद साहब जा चुके हैं। ब्रेन आदम ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ फ़ौजी अफसरान का इजलास जारी रहे। खलाई मखलूक के मुतवक्का हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यह तय किया जाए कि हमारी फ़ौज के आला अफसरान 100 गोलियों और 15 कैप्सूल को किस तरह काम में लाएंगे। उनमें से 1 गोली और 1 कैप्सूल एल्पा को दिए जाएंगे, क्योंकि वो भी मुल्क की बहुत बड़ी मुहाफिज है। मैं जा रहा हूँ और अभी वह डिब्बिया लेकर वापस आऊँगा। वो चला गया। वहाँ इजलास के दौरान पारस, बारबरा, जमीला और हीरो नादीदा बनकर मॉन्की मैन के खैमों में जाते रहे और 1 गोली और 1 कैप्सूल उनके बिस्तर पर रखते रहे ताकि वो यहूदियों के मुकाबले में मजबूर और बेबस न रहें। वो गोली और कैप्सूल उनसे ही छीने गए थे। अब उन पर बुरा वक्त आने वाला था। ऐसे वक्त उन्हें 1 गोली और 1 कैप्सूल ना देना बड़ी ज़्यादती होती। इसराइली हुकाम की तरफ से पहली ज़्यादती ये हुई कि हज़ारों मॉन्की मैन को रात का खाना सप्लाई नहीं किया गया। खैमों की बिजली काट दी गई और पानी सप्लाई करने वाले टैंकर उन खैमों से वापस आ गए। तमाम मॉन्की मैन अंधेरा होते ही समझ गए कि जब बिजली काट दी गई है और पानी के टैंकर वापस चले गए हैं तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। सब ने मिलकर यह तय किया कि मॉन्की मास्टर की तरफ से मदद पहुंचने तक अपने ज़िंदा रहने के हकूक़ हासिल करने चाहिए। एक मॉन्की मैन ने कहा, हम 25 और 30 अफराद की एक टोली बनाकर शहर जाएंगे और अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे। दूसरे ने कहा, अपनी ज़रूरियात जबरन पूरी करने के लिए हमें हथियार की ज़रूरत होगी। कोई मसला नहीं है, हम सबसे पहले असला डिपो जाएंगे, फिर मुसल्ला होकर शहर का रुख करेंगे। वह मॉन्की मैन तकरीबन 2000 थे। 2 किलोमीटर के रकबे पर उनके खैमे लगे हुए थे। यूं उन्हें यकजा देखने में तादाद ज़्यादा लगती थी, लेकिन नादीदा होने के बाद उनकी कोई तादाद नहीं रहती थी। वो हज़ारों एक साथ गए और बहुत बड़े असलहा डिपो में समा गए। डिपो के बाहर और अंदर सख्त पहरा था। बाहर वाले पहरेदार उन्हें दाखिल होते ना देख सके, लेकिन अंदर ड्यूटी देने वालों ने हैरानी से देखा कि मुख्तलिफ हिस्सों से एक हथियार और कारतूस के डिब्बे खुद ब खुद उठ रहे थे और गायब हो रहे थे। दरअसल मॉन्की मैन उन हथियारों को अपने लिबास में छुपा रहे थे। फिर उनकी समझ में आ गया कि नादीदा लोग हथियार चुरा रहे हैं। उन्होंने खतरे का अलार्म बजाया, असलहा डिपो के फ़ौजी अफसरान को इतला दी। इसी तरह एल्पा और तमाम फ़ौजी अफसरान तक ये बात पहुंच गई कि तमाम मॉन्की मैन एक्शन में आ चुके हैं। उनका ख्याल था कि खैमों में रहने वाले मॉन्की मैन निहत्ते हैं। उनके पास नादीदा बनने के लिए गोलियां नहीं हैं, लिहाजा वो जंगी कैदी बनकर रहेंगे। लेकिन मामला इसके बरक्स हो गया। वो हज़ारों मॉन्की मैन नादीदा बनकर मुसल्ला हो गए थे। आधी रात को जो फ़ौज आने वाली थी उससे पहले ही वो हज़ारों निहत्ते भी जंग लड़ने के काबिल हो गए थे। और ये सब फ़ौजी अफसरान की गलत हिकमत अमली के बायस हुआ था। अगर वो खैमों में बिजली और पानी की सप्लाई जारी रखते तो वो आराम से खैमों में रहते, डिपो में घुसकर हथियार लेने ना आते। कई पुलिस स्टेशनों से इतला मिली कि बड़े बड़े होटलों और शराब खानों में मॉन्की मैन नजर आ रहे हैं। वो शराब पी रहे हैं, हसीन औरतों के साथ रक्स कर रहे हैं और किचन में घुसकर अपनी पसंद के खाने खा रहे हैं। एक फ़ौजी अफसर ने कहा, हम नादीदा बनकर उन्हें हलाक कर सकते हैं। दूसरे अफसर ने कहा, पब्लिक प्लेस पर फायरिंग और हलाकत होगी तो पूरे शहर में दहशत फैल जाएगी। फिर ये कि जब तक मॉन्की मास्टर की तरफ से मुनज़्ज़म हमला ना हो, हमें ये राज जाहिर नहीं करना चाहिए कि हम भी नादीदा बन सकते हैं। तीसरे अफसर ने कहा, हम ये राज इसलिए जाहिर नहीं करना चाहते कि नए हमला करने वालों पर अचानक हमला करके उनसे गोलियां, कैप्सूल और लेज़र गन वगैरह हासिल कर सकेंगे। अभी जो मॉन्की मैन शहर में फैले हुए हैं उनके पास लेज़र गनें नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे हथियार चुराए हैं। उन्होंने आधी रात तक उन हज़ारों मॉन्की मैन को ढील दे दी। इस तरह किसी मॉन्की मैन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ होटलों से जबरन खाना लेकर खाया और अपनी पसंद की औरतों से दिल बहलाया, लेकिन ना किसी से लड़ाई की, ना किसी को हलाक किया और ना ही किसी मकान या दुकान को नुकसान पहुंचाया। इस तरह शहर में अमन व अमान बरकरार रहा। 80 मुसल्लह फ़ौजी जवान और 10 फ़ौजी अफसरान आधी रात से पहले गोलियां निगलकर उस मैदान में पहुंच गए जहां मॉन्की मैन के खैमे थे। उनका ख्याल था कि फ़ौज का नया दस्ता इस मैदान में अपने लोगों के दरमियान उतरेगा। उनका ख्याल किसी हद तक दुरुस्त था। नए फ़ौजी ज़्यादा तादाद में इसी मैदान की तरफ उतरे। मॉन्की मैन ने अपनी फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा मैदान की तरफ गया था।
दूसरा हिस्सा आर्मी हेडक्वार्टर में और तीसरा हिस्सा शहर में पहुंचा था। मॉन्की मास्टर चौथे हिस्से को कमांड कर रहा था। मैदान में उतरने वाले मॉन्की मैन अपने साथियों के लिए गोलियां और कैप्सूल और लेज़र गन लेकर आए थे और उन्हें वो चीज़ें दे रहे थे। 80 इसराइली फौजी और 10 अफसरान मैदान के एक हिस्से में थे। क्योंकि उनकी तादाद कम थी, उन्होंने अचानक उन पर हमला किया। तकरीबन 20 या 25 मॉन्की मैन को हलाक करके उनसे अहम चीज़ें छीन ली। इतनी देर में दूसरे मॉन्की मैन होशियार हो गए थे। वह सब के सब नादीदा बन गए। जिन फौजियों ने लेज़र गन्नें हासिल कर ली थी, उन्होंने मैदान के उस हिस्से में फायरिंग की जहां इसराइली फौजी नहीं थे। लेज़र गन्नों से कितनी ही तेज़ शुआएं निकलकर दूर तक गईं। उनकी जद में आकर दर्जनों खैमे जलकर राख हो गए। कई मॉन्की मैन मारे गए, बाकी मोहतात हो गए। सब के सब नादीदा बन गए। किसी भी जंग में हलाकत एक तरफा नहीं होती, दूसरी तरफ के सिपाही मारे जाते हैं। जो इसराइली फौजी मारे गए उनसे मॉन्की मैन ने अपनी गन्नें, गोलियां और कैप्सूल दोबारा हासिल कर लिए। सिर्फ 1 घंटे में नतीजा निकल आया। इस मैदान में 25 मॉन्की मैन और 12 इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइली फौज ने तकरीबन 600 गोलियां और कैप्सूल हासिल किए। 25 लेज़र गन्नें हासिल हुई थी, लेकिन मॉन्की मैन ने 12 फौजियों को हलाक करके उनसे 12 गन्नें, गोलियां और कैप्सूल वापस ले लिए थे। इसराइली फौजी राजदारी के बावजूद नादीदा बनकर खातिरख्वाह फ़ायदा न उठा सके। अगर वो इक्का दुक्का हमले करके राजदारी से उनकी गैर मामूली चीज़ें छीनते रहते तो एक एक करके देर से सही तमाम मॉन्की मैन को हलाक कर देते। अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तमाम मॉन्की मैन को मालूम हो चुका था कि वो फौजी अफसरान भी नादीदा बन सकते हैं। इसलिए तमाम मॉन्की मैन, जिनकी तादाद 4000 से ज़्यादा हो चुकी थी, नादीदा बन गए थे। मॉन्की मास्टर के साथ 40 जानिसार थे। वह सब एक आला हाकिम के महल में दाखिल हुए थे। वो हाकिम बहुत बड़े ड्राइंग रूम में बैठा फ़ोन पर कह रहा था, मुझे 1-1 मिनट की खबर दो। हलाक होने वाले मॉन्की मैन के लिबास से जो गोलियां हासिल हों, उनमें से 1-1 गोली हम हुक्मरानों को भी मिलनी चाहिए ताकि हम दुश्मनों से महफूज रह सकें। उस हाकिम के साथ फ़ौज के 2 आला अफसरान बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, हमारे नादीदा फौजी जवान इस वक्त मॉन्की मैन पर हमले कर रहे होंगे। दूसरे अफसर ने हंसकर कहा, मॉन्की मास्टर को जब मालूम होगा कि हमारे पास भी नादीदा बनाने वाली गोलियां हैं तो उसे अपनी शिकस्त साफ नजर आएगी। मॉन्की मैन अब तक यही जानता था कि जिस मुल्क पर हमला करने आया है वहाँ नादीदा बनाने वाली गोलियां नहीं हैं। अब ये राज खुल गया था। उसे तशवीश हुई कि मैदान में हज़ारों जानिसार मारे जाएंगे। वो उन्हें कमांड करने के लिए वहाँ से जाना चाहता था। उसी वक्त एक फ़ौजी अफसर वहाँ नमूदार हुआ। फिर आला अफसरान को सलूट करके बोला, मैं अभी मैदान से आ रहा हूँ। हमारे और उनके कुछ सिपाही मारे गए हैं, मगर हमारे लिए परेशानी ये पैदा होती है कि हमारे नादीदा होने का भेद खुलते ही वो हज़ारों मॉन्की मैन नादीदा बन गए हैं। अब हम उन पर हमले नहीं कर सकेंगे। ये रिपोर्ट सुनकर मॉन्की मास्टर ने इत्मीनान की सांस ली। फिर चंद लम्हों के लिए नमूदार होकर उसने लेज़र गन से फायर किया। उस गन से चांदी जैसी शुआ निकली। फिर उस नमूदार होने वाले अफसर के चीथड़े उड़ गए। आला हाकिम और अफसरान उछल कर खड़े हो गए। एक अफसर ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला, मगर मॉन्की मास्टर नज़रों से ओझल हो गया। वो तीनों इधर उधर देखने लगे। आला हाकिम ने सहम कर कहा, वो हमारे करीब है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। एक अफसर ने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दी। 6 मुसल्लह गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए। उसी वक्त एक जानिब से लेज़र शुआई। फिर बैक वक्त 6 गार्ड्स के चीथड़े उड़ गए। उन तीनों की ऊपर की सांस ऊपर रह गई। एक अफसर ने रिवॉल्वर को दूर फेंक कर कहा, हम जान की अमान चाहते हैं। दूसरे अफसर ने भी अपनी गन फेंक दी। एक मॉन्की मैन ने नमूदार होकर उनके हथियार उठा लिए। एक अफसर ने कहा, हम तुम्हारे मॉन्की मास्टर से गुफ्तगू करना चाहते हैं। क्या तुम्हारा मास्टर यहाँ हाजिर हो सकता है? मास्टर मेरे अंदर है, मगर ज़ाहिर नहीं होगा। तुम्हारा कोई भी आदमी अचानक नमूदार होकर हमारे मास्टर को गोली मार सकता है। जो कहना चाहते हो कहो, वो सुन रहा है। हम सीज़ फायर चाहते हैं, आर्जी जंग बंदी, ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए अमन सलामती की राह निकाल सकें। मैदान में हमारे साथियों पर अचानक हमले करते वक्त अमन सलामती क्यों याद नहीं आई? क्या तुम्हारे फ़ौजियों को नादीदा बनने से पहले ये बात समझ में नहीं आई कि नादीदा बनकर एक ही बार धोखा दे सकोगे? उसके बाद हमारे दरमियान नादीदा बनकर हमले करने की आंख मचोली शुरू हो जाएगी और हमसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारे पुरअमन शहरियों को पहुंचेगा। हम धोखा खा गए। जब हमें 100 गोलियां और 15 कैप्सूल मिलने लगे तो हम खुशी से अंधे हो गए। ये गोलियां और कैप्सूल देने वाले दुश्मन ने बड़ी चालाकी से हमें एक दूसरे से लड़ा दिया है। वो दुश्मन कौन है? वो अचानक उसकी ज़ुबान दांतों के दरमियान आ गई। वो चीखने लगा। बारबरा उसके अंदर मौजूद थी। उसने मेरा नाम उसकी ज़ुबान पर आने नहीं दिया। पारस दूसरे अफसर के अंदर था। उस अफसर ने पारस की मर्ज़ी के मुताबिक कहा, तुम किस दुश्मन की बात कर रहे हो? गोलियां, लेज़र गन्ने और कैप्सूल तो हमने बड़ी चालाकी से उन मॉन्की मैन से छीन लिए थे जो खैमे में रहते थे। ये बात मॉन्की मास्टर और मॉन्की ब्रादर को भी मालूम है। मॉन्की मैन ने कहा, बेशक तुम लोगों ने ये चीज़ें पहले ही हासिल कर ली थी। तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हें नहीं दी थी। ताज्जुब है, हम ये भूल गए कि हमारे साथियों से छीनी हुई गोलियां तुम्हारे पास होंगी।
उसकी ज़ुबान दांतों के दरमियान बुरी तरह कुचली गई थी। वो हाय हाय कर रहा था। फिर बारबरा की मर्जी के मुताबिक बोला, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने जानिसारों से कहो आर्जी तौर पर जंग बंद कर दें। हमारी तरफ से कोई तुम्हारे मोंकी मैन पर हमला नहीं करेगा। पारस ने दूसरे अफसर की ज़ुबान से कहा, दोनों तरफ के सिपाही नादीदा बन जाते हैं। ऐसे में कोई किसी पर हमला करेगा तो इस हमले का कोई चशमदीद गवाह नहीं होगा। अगर कोई मोंकी मैन किसी दूसरे दुश्मन के हाथों मारा जाएगा तो इसका इल्ज़ाम हमारे नादीदा सिपाहियों पर आएगा। अब ये नामुमकिन सी बात है कि नादीदा रहने वालों पर इल्ज़ाम ना आए। जंगबंदी और अमन सलामती के लिए कोई नया रास्ता इख्तियार किया जाए। अभी यहाँ तमाम इसराइली अकाबरीन को बुलाया जाए। सबसे पहले ब्रेन आदम और अल्पा से रब्ता किया गया। फिर उन्होंने दूसरे अकाबरीन से कहा, आज की रात सोने के लिए नहीं है, हमारे मुल्क पर क़यामत आ रही है। आप हजरात फ़ौरन आला हाकिम के महल में हाजिर हो जाएं। महल के उस हिस्से में लाशें और इंसानी अज़ा बिखरे हुए थे। वो सब दूसरे बड़े हॉल में आ गए। वक्फे वक्फे से इतला मिल रही थी कि तेल अबीब शहर में इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं। कहीं कोई मोंकी मैन मारा जा रहा है और कहीं इसराइली फ़ौजी जवान या अफसर की लाश मिल रही है। जब तमाम अकाबरीन वहाँ जमा हो गए तो एक ने मोंकी मैन से पूछा, हम यहाँ खासी तादाद में हैं, लेकिन तुम तनहा हो, यहाँ मोंकी मास्टर को आना चाहिए। मैं कह चुका हूँ, हमारा मास्टर साया बनकर मेरे अंदर मौजूद है। मैं यहाँ जो कहूँगा वो मास्टर की हदायत के मुताबिक ही कहूँगा। फिर भी अपने साथ 2-4 मुशीर रख लो तो बेहतर है। मोंकी मैन ने फ़िज़ा में हाथ उठाकर चुटकी बजाई। तमाम हाजरीन एकदम से घबरा गए। बैक वक्त 39 मोंकी मैन नमूदार हो गए थे। उस हॉल में तिल धरने की जगह नहीं रही थी। तमाम अकाबरीन उन सब के हाथों में लेज़र गन्ने देखकर सहमे हुए थे। मोंकी मैन ने कहा, इस तादाद में मुझे शामिल किया जाए तो हम कुल 40 हैं। हमारा मास्टर इस मुल्क में हमेशा 40 जानिसारों के साथ रहा करेगा और 40 लेज़र गन्ने तुम्हारे इस छोटे से मुल्क को खंडर बनाने के लिए काफ़ी हैं। मोंकी मास्टर अचानक नमूदार हुआ। तमाम जानिसार उसकी आमद पर अपनी खलाई ज़ुबान में नारे लगाने लगे। मोंकी मास्टर ने तमाम अकाबरीन पर सरसरी नज़र डालते हुए कहा, मैं सबसे पहले वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा कोई नादीदा आदमी अचानक नमूदार होकर गोली चलाएगा तो सिर्फ मेरी मौत होगी, लेकिन मेरे बाद इस दुनिया के नक्शे से इसराइल का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। अगर कोई टेलीपैथी जानने वाला नादीदा बनकर मेरे सर से ब्रेन गार्ड निकालेगा और मेरे दिमाग में घुसकर मुझ पर हावी होना चाहेगा तो मेरे जानिसार तुम में से किसी की खोपड़ी सलामत नहीं रहने देंगे। एक आला फौजी अफसर ने कहा, मास्टर, हमें दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन तुम अपनी बातों से हमारी तौहीन कर रहे हो। मास्टर ने कहा, जैसा करोगे वैसा सुनोगे। तुम्हारी अल्पा ने मेरे भाई के सर से ब्रेन गार्ड निकालकर उसके दिमाग में घुसकर उसे अपना गुलाम बना लिया था। जब मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक हो चुका है तो तुम्हारे जैसे कमज़रफ़ मेरे साथ भी ऐसा सलूक कर सकते हैं। एक अफसर ने कहा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ तौहीन आमेज़ अल्फाज से परहेज़ करो। तुमने हमारी दुश्मनी देखी है, दोस्ती नहीं। दोस्ती करोगे तो हमारी पिछली दुश्मनी भूल जाओगे। एक आला अफसर ने कहा, हमारे जितने अफसर और सिपाही नादीदा बन जाते हैं उन्हें हमने बैरक में वापस बुला लिया है। तुम भी अपने जानिसारों को हुक्म दो कि वो किसी को हलाक न करें और शहर छोड़कर खैमों में चले जाएं। मास्टर ने कहा, जब तुम्हारे जंग करने वाले बैरक में जा चुके हैं तो फिर मेरे जानिसार क्यों किसी को हलाक करेंगे। जब पत्थर से सर टकराने आओगे तो पत्थर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मेरे जानिसार हमेशा अमन व मान से रहने के आदी हैं, लेकिन वो शहर में रहेंगे तो खौफ व हरास फैलेगा। उनके लिए खैमे नस्ब किए गए हैं। वो तो जंग से पहले नस्ब किए गए थे। जंग के बाद फातेह महलों में रहते हैं और मफ्तू जंगी कैदी बनकर खैमों में रहते हैं। अब ये फैसला नहीं हुआ कि हम में से कौन फातेह है और कौन मफ्तू, लेकिन फैसले से पहले तुम लोग दबाव में हो। तुम्हें ये परेशानी है कि हमारी लेज़र गनों से तुम्हारे शहरी मारे जाएंगे। लेज़र गन की एक शुआ से छोटी इमारतें खंडर बन जाती हैं और हम जब भी तुमसे जंग करेंगे तो शहरों और छोटी बड़ी आबादियों में करेंगे। शहरों में जंग लड़ना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हथियार उठाना ही इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अगर इतने ही इंसान दोस्त हो तो अपने मुल्क के तमाम हथियार उठाकर समुंदर में फेंक दो। इबादत गाहों में जाकर बैठ जाओ और हमें अमन व मान से यहाँ हुकूमत करने दो। तुम हमारे मुल्क में क्यों हुकूमत करना चाहते हो? इस दुनिया में बड़े बड़े खूबसूरत मुल्क हैं, तुम्हें वहाँ हुकूमत करना चाहिए। हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन नशेमन यहाँ बनाएंगे। परिंदों की तरह सुबह नशेमन से परवाज़ करेंगे और शाम को अंधेरा होने से पहले वापस आ जाया करेंगे। हम तुम्हारी किसी दूसरे मुल्क में कदम जमाने के सिलसिले में मदद करेंगे। हम तुम्हारी मदद के बगैर तुम्हारे मुल्क में कदम जमा रहे हैं। तुम सुलह करने वाली नहीं, जंग करने वाली बातें कर रहे हो। अगर हमें यहाँ एक छोटा सा शहर रहने के लिए दे दिया जाए तो जंग नहीं होगी, हमारे दरमियान सुलह हो जाएगी। तुम जबरन अपनी कौम के साथ यहाँ रहना चाहोगे तो हम जंग करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी यहूदी कौम का एक एक फ़र्द अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा और तुम्हारे कदम उखाड़ता रहेगा। ब्रेन आदम ने कहा, मास्टर,
तुम्हें यहाँ अड्डा बनाने की जिद नहीं करना चाहिए। अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करो। तुम आधी दुनिया पर हुक्मरानी चाहते हो। हम तुम्हारे ख्वाब की ताबीर दिखाएंगे, तुम जो चाहोगे वही होगा। मामला गर्म हो तो बहस व मुबासा से कुछ हासिल नहीं होता। मेरा दोस्ताना मशवरा है, अभी आराम करके अपनी थकन उतारो, फिर ताज़ा दम होकर कल शाम 4 बजे ऑडिटोरियम में मुलाकात करो। वहाँ इजलास में हम सब किसी दोस्ताना फैसले तक पहुँचेंगे। दूसरे आलाफसा ने कहा, हम तुम्हारे लिए एक महल नुमा गेस्ट हाउस में रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं। वहाँ तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी। मास्टर ने कहा, मेरे लिए जहमत ना करो, मैं अपने हज़ारों जानिसारों की तरह इस शहर में कहीं ठिकाना बना लूँगा। सीधी सी बात है, जब तक मैं अपने जानिसारों के साथ यहाँ एक छोटा सा शहर आबाद नहीं करूँगा, तब तक तुम में से कोई ये जान नहीं सकेगा कि मैं अपने दिन रात कहाँ गुजारता हूँ। अच्छा, अब चलता हूँ, चलो जानिसारो। उसका हुक्म सुनते ही सब उसके साथ नादीदा बन गए। अगर वो सब महल से बाहर जाकर नादीदा बन जाते तो यकीन होता कि महल से बाहर जा चुके हैं, लेकिन वो उस हॉल में बैठे बैठे और खड़े खड़े गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था गायब होने के बाद भी वहीं मौजूद हों। वो सब मौजूदा हालात पर एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन राजदारी से, और जब नादीदा अफराद की मौजूदगी का शुबा हो तो राजदारी मुमकिन नहीं होती। रात के 3 बजे थे। वह सब अपनी अपनी रहायशगाह की तरफ जाने लगे। जब मोंकी मास्टर इजलास में बोल रहा था तभी पारस का साया उसके अंदर समा गया। वह मालूम करना चाहता था कि मोंकी मास्टर कितनी राजदारी से कहाँ क्याम करेगा। एल्पा भी मोंकी मास्टर का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। इस मुल्क पर बंदरों की हुकूमत कायम होने वाली थी और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका साया भी मोंकी मास्टर के जिस्म में समा गया। मास्टर अपने ख़ास मातियत को बता चुका था कि वो अगले 12 घंटे फ़ौज के आला अफसर के घर में गुजारेगा। उसके मुताबिक वो साया बनकर उस अफसर के अंदर चला गया। गोया एक अफसर के अंदर मोंकी मास्टर था और मास्टर के अंदर एल्पा और पारस छुपे हुए थे। इस तरह वो काफिला अफसर के बंगले में पहुंच गया। बंगले में उसकी बीवी, 2 बच्चे और एक जवान बहन थी। उस जवान हसीना को देखकर मोंकी मास्टर अपनी सारी थकन भूल गया। वो भाई की आमद पर नींद से बेदार हुई थी, फिर दोबारा सोने के लिए अपने बेडरूम में आ गई। इससे पहले कि दरवाज़ा अंदर से बंद करती, मास्टर का साया भी बेडरूम में आ गया। एल्पा समझ गई कि वह हसीना मास्टर को पसंद आ गई है। अब अगर मास्टर नमूदार होगा तो वो खौफ से चीखने लगेगी। मोंकी मास्टर की तरफ माइल नहीं होगी। एल्पा ऐसे ही मौके की तलाश में थी। वो किसी हसीना के ज़रिए मास्टर को इसी तरह ट्रैप करना चाहती थी जैसा उसने मोंकी ब्रादर को किया था। तमाम बंदरों की कमज़ोरी औरत थी और वह औरत के ज़रिए ही मास्टर को कमज़ोर बनाना और झुकाना चाहती थी। पारस इस इरादे से मोंकी मैन के अंदर समाया हुआ था कि वो अपने भाई की तरह किसी हसीना का दीवाना ना बन जाए, वरना एल्पा उसकी दीवानगी से फ़ायदा उठाएगी। तमाम मोंकी मैन जिस्मानी तौर पर कद्दावर और सेहतमंद थे। औरतें उनकी जिसामत से मुतासिर होती थीं, सिर्फ उनकी सूरतें पसंद नहीं आती थीं। वो पहली मुलाकात में उनसे मुंह फेर लेती थी, लेकिन एक बार उनसे दोस्ती करने के बाद उनकी दीवानी हो जाती थी। पारस का ख्याल था कि उस फौजी अफसर की बहन टीना उसे अचानक देखते ही चीख पड़ेगी, उसे मुंह फेर लेगी, लेकिन वो उसके कमरे में नमूदार हुआ तो उसने चीखने से पहले उसका मुंह दबा दिया। वो पहले ज़रा सहम गई, फिर उसने आंखों से इत्मीनान जाहिर किया। मोंकी मास्टर ने कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझ पर एतमाद करोगी तो बेहतर होगा, वरना तुम्हें जी भर के चीखने चिल्लाने की इजाज़त है। उसने टीना के मुंह पर से हाथ हटा लिया। वो एक कदम पीछे हटकर उसे सर से पैर तक देखने लगी, फिर बोली, मैंने टीवी पर और अखबारों में कितने ही मोंकी मैन की तस्वीरें देखी हैं। पता नहीं तुम लोगों में कैसी कशिश है। मेरा दिल चाहता है मेरी दोस्ती किसी मोंकी मैन से हो जाए। उसकी बातें सुनकर मोंकी मैन बहुत खुश हुआ, मगर पारस को शुबा हुआ। उसने टीना के दिमाग में छलांग लगाई। वो अंदर से परेशान थी कि एक बंदर से लगावट की बातें क्यों कर रही है, लेकिन परेशानी और नागवारी के बावजूद उसकी गर्दन में बाहें डाल रही थी। बात समझ में आ गई। टीना को ख्याल ख्वानी के जरिए मोंकी मास्टर की तरफ माइल किया जा रहा था, और ऐसा करने वाली सिर्फ एल्पा ही हो सकती है। एल्पा के सामने यही एक रास्ता होगा कि सबसे बड़े मोहरे को अपने काबू में करे। जिस तरह उसने मोंकी ब्रादर को दीवाना बनाकर उसके सर के पिछले हिस्से से ब्रेन गार्ड निकालकर उसे अपना गुलाम बना लिया था, इसी तरह वो टीना के जरिए मोंकी मास्टर को दीवाना बनाकर उसके सर से ब्रेन गार्ड हटाकर उसके दिमाग में घुस सकती थी। उसे गुलाम बनाने के बाद पूरी मोंकी फ़ौज को अपने मुल्क से भागने पर मजबूर कर सकती थी। ये सोनिया और पारस के मंसूबे के खिलाफ होता। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका और इसराइल आसानी से खलाई मखलूक से पीछा छुड़ा लें। वो दोनों ममालिक शर पसंद थे। उन्हें निजात हासिल करने की ज़रा सी भी मोहलत दी जाती तो वो मोंकी मैन का रुख बाबा साहब के दायरे और इस्लामी ममालिक की तरफ फेर देते। सोनिया का ये प्लान था कि तमाम मोंकी मैन इन्हीं 2 ममालिक में जिद्दोजहद करते करते और नाकाम होते होते इतने मायूस हो जाएं कि फिर दुनिया के दूसरे ममालिक का रुख ना करें, थक हार कर अपने जोन में वापस चले जाएं। टीना एल्पा के ज़रिए से रहकर मोंकी मास्टर को अपना दीवाना बनाती रही।
उसके सर पर हाथ फेरने के दौरान अल्पा ने कई बार मजबूर किया कि वो ब्रेन गार्ड खींचकर अलग कर दे, लेकिन हर बार टीना का हाथ ब्रेन गार्ड तक पहुंचकर वापस हो जाता। तब अल्पा को सोचना पड़ा कि टीना के अंदर उसके अलावा कोई और भी है जो उसकी कोशिशों को नाकाम बना रहा है। इस रात की सुबह हो गई। टीना और मंकी मास्टर गहरी नींद सो गए और अल्पा अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। वो मायूस होकर ब्रेन आदम के पास आई। वह तमाम रात का थका हुआ था, इसलिए सो रहा था। अल्पा ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। उसके चोर ख्यालात पड़े तो मालूम हुआ 2 इसराइली जासूस औरतों ने 2 मंकी मैन को ट्रैप किया है। उनके सरों से ब्रेन गार्ड निकाले गए हैं। उनके दिमागों में अब 3 यहूदी ख्यालख्वानी करने वाले एनी डिसूजा, मोली पार्कर और राइट बॉय पहुंचे हुए हैं। अल्पा ने फ़ौरन ही एनी डिसूजा के पास पहुंचकर पूछा, क्या उन 2 मंकी मैन से हमें कुछ फ़ायदे पहुंचेंगे? एनी ने कहा, यस मैडम, हमने दोनों को तहखाने में रखा है। उनके चोर ख्यालात पड़े हैं। तमाम मंकी मैन के पास मोबाइल फ़ोन की तरह एक छोटा सा आला है। वही साले के ज़रिए एक दूसरे से उनका शुमार नंबर और खैरियत मालूम करते हैं। इस आले के ज़रिए उन्हें मालूम हो जाएगा कि मंकी नंबर 206 और मंकी नंबर 1111 लापता हो गई हैं। मंकी मास्टर अपने साथ 5000 लेज़र गन्ने, 1 लाख नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल लेकर आए हैं। हर मंकी मैन के पास एक लेज़र गन और 1 दर्जन नादीदा बनाने वाली गोलियां और कैप्सूल होती हैं। जितनी फाजल लेज़र गन्ने, गोलियां और कैप्सूल और ब्रेन गार्ड्स वगैरह हैं, उन सबको मियामी शहर से दूर एक वीरान साली इलाके की चट्टानों के पीछे छुपा कर रखा गया है। फ़िलहाल 4000 मुसल्ला मंकी मैन इसराइल में हैं और 3000 अमेरिका में। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने जोन से मज़ीद मंकी मैन बुला सकते हैं। अल्पा ने कहा, यह मालूमात अहम है कि वो लेज़र गन्नों और नादीदा बनाने वाली गोलियों को कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं। क्या वो दोनों मंकी मैन हमारे जासूसों को ठीक उसी जगह पहुँचा सकते हैं? सिर्फ एक मंकी मैन वो जगह जानता है, क्योंकि उसका ताल्लुक हथियारों के ज़ख़ीरे की हिफाजत करने वालों में से है। वो हमारे मुल्क में भी कुछ ज़ख़ीरा लाने वाले हैं। ज़ख़ीरा यहाँ लाने से पहले ही हम वहाँ से तमाम सामान उठा लाएंगे। यकीनन वहाँ नादीदा मंकी मैन पहरा देते होंगे। जी हाँ, एक मंकी मैन के चोर ख्याल ने बताया है, वहाँ दिन रात 500 मुसल्ला नादीदा मंकी मैन रहते हैं। हर 8 घंटे के बाद उनकी ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। क्या वो जानते हैं कि मंकी ब्रदर कहाँ है, मियामी में या तिलबैब शहर में? वो मियामी में है। उसके बॉडीगार्ड और नादीदा जासूस हर वक्त मोहतात रहकर उसकी हिफाजत करते हैं। मंकी ब्रदर भी हमेशा नादीदा रहता है, सिर्फ खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात के वक्त नमूदार होता है। मंकी नंबर 206 और नंबर 1111 को मामूल और ताबेदार बना चुकी हो? जी हाँ, वो हमारे मामूल हैं। मोली पार्कर और राइट बॉय हर 4 घंटे बाद उन पर अमल करते रहेंगे। हमें मालूम है 4-6 घंटों में उनके दिमागों से तनवीमी अमल का असर ज़ायल हो जाता है। ठीक है, तुम सब 3 घंटों तक नींद पूरी करो, फिर हम ताज़ा दम होकर कुछ करेंगे। अल्पा दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए बहुत कुछ कर रही थी, मगर यह ख्याल परेशान कर रहा था कि शायद वो किसी की मामूला बन चुकी है। कोई उसके अंदर खामोश रहकर उसके तमाम मंसूबों को समझता रहता है और शायद उसी तरह तोड़ करता रहता है, जैसा कुछ देर पहले टीना के दिमाग में रहकर करता रहा था। परेशानी अपनी जगह है, लेकिन हर हाल में नींद ज़रूरी है। उसने अपने दिमाग को हदायत दी, फिर 3 घंटे के लिए गहरी नींद सो गई। तब पारस एक अजनबी की हैसियत से उसके ख्वाब की स्क्रीन पर आया, फिर बोला, बहुत परेशान हो, तुम्हें बंदरों से निजात का रास्ता नहीं मिल रहा है? वह बोली, हाँ। उनकी आमद का अंदाज़ और उनकी गैर मामूली सलाहियतों से पता चल रहा है ये दायमी मर्ज की तरह हमारे अंदर जगह बनाते रहेंगे। मंकी मास्टर की ताकत अभी 2 हिस्सों में तकसीम है। दूसरा हिस्सा मियामी शहर में है। मंकी मास्टर की तवज्जो अभी तिलबैब पर है। तो मियामी में मंकी मैन को कत्ल कराना शुरू कर दो। मास्टर को उधर भी तवज्जो देनी होगी। वह समझेगा अमरीकी फ़ौज उसके पुरअमन मंकी मैन पर हमले कर रहे हैं। हो सकता है मंकी मास्टर अपने लोगों की हिफाजत के लिए फिर मियामी चला जाए। अल्पा की आंख खुल गई। 3 घंटे पूरे हो गए थे। वो उठकर बैठ गई, ख्वाब की बातें याद करने लगी। ये बात दिल को लग रही थी कि मियामी में रहने वाले बंदरों को नुकसान पहुंचाकर मंकी मास्टर को उधर जाने पर मजबूर किया जा सकता है। वो उठकर खड़ी हो गई। 3 घंटे की नींद पूरी करके वाकई ताज़ा दम हो गई थी। देवी शीतारा 2 दिन और 2 रातों तक बदहवास रही। वो कोई सी भी बात ढंग से सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूल के असल फार्मूले उसकी अटैची से गायब हो गए थे। फार्मूलों के गुम होने से ऐसा ज़बरदस्त ज़हनी धचका लगा था कि वो हवास पाख्ता हो गई थी। दिन रात गुमसुम सी रहती थी। इंसान मुख्तलिफ दौर से गुजरता है। कभी उसे कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ नसीब होती रहती हैं और वो समझने लगता है कि वो कामयाबियाँ हासिल करने और हमेशा बरतर रहने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन उसकी खुद गर्जी और गुरूर उसे नाकाम बनाते हैं। हर तरफ से कामयाबी के रास्ते बंद हो जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि अब मुसरतों और कामरानियों का दौर कभी नहीं आएगा। देवी को भी ऐसा ही लग रहा था कि अब उसके मुकद्दर में नाकामी, नामुरादी और ज़िल्लत लिख दी गई है।
आइंदा वो कभी बड़ी ताकतों के मुकाबले में नुमाया मुकाम हासिल नहीं कर सकेगी। ना कभी नादीदा बनाने वाली गोलियां हासिल होंगी और ना कभी फ्लाइंग कैप्सूल हासिल करने का मौका मिलेगा। अब उसे ताहयात गोशाए गुमनामी में रहना होगा। 3 दिन बाद उसने अपनी जन्म कुंडली देखी। कई घंटे तक सितारों की चाल से अपना हाल मालूम करती रही। तब उसे इशारा मिला कि नाकामी के बाद कामयाबी का दौर आ रहा है। उसे नए सिरे से जिद्दोजहद का आगाज़ करना चाहिए। उसे ज़रा हौसला मिला तो उसने सोचा अपनी खोई हुई ताकत कैसे हासिल कर सकती है। जहन में ये बात आई, अभी मैं कमज़ोर नहीं हुई हूँ। मेरे पास नादीदा बनाने वाली 6 गोलियाँ और 2 फ्लाइंग कैप्सूल हैं। ये 1-1.5 बरस तक काम आ सकती हैं। दरअसल फार्मूलों के गुम होने के बायस मुझे जहनी सदमा पहुंचा था। मैं ऐसी गोलियां और कैप्सूल तैयार नहीं कर सकूंगी तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी चीज़ें दूसरे ज़राए से हासिल कर लूँगी। लेकिन हासिल करने के ज़राए क्या हैं? वो सोचने लगी। उसकी डमी सितारा फ्रांस में थी। उसने अपनी उस डमी को 25 गोलियां और 10 अदद कैप्सूल दिए थे। पहले देवी के सामने 25 और 10 की तादाद कुछ भी ना थी, लेकिन अब महरूमियों के पेश नज़र 25 गोलियां और 10 कैप्सूल बहुत थे। दिल्ली और बम्बई में 2 टेलीपैथी जाने वाले मातहत रह गए थे। एक का नाम श्याम सुंदर और दूसरे का नाम श्रीकांत था। उनके पास भी कुछ गोलियां और कैप्सूल थे। उसने ख्याल खुआनी की परवाज़ की। पहले अपनी डमी के पास पहुंची। वो खुश होकर बोली, देवी जी, 3 दिन बाद आपकी आवाज़ सुनकर मुझे नई ज़िंदगी मिल रही है। आपने मुझे अपने दिमाग में आने से मना किया था। मैं बहुत परेशान थी कि आपकी खैरियत कैसे मालूम करूं। मैं खैरियत से हूं। ये बताओ, तुम्हारे पास नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल कितने हैं? आपने 25 गोलियां दी थी। मैंने 2 इस्तेमाल किए हैं, 23 बाकी हैं और 1 कैप्सूल इस्तेमाल हुआ है। 9 अदद मेरे पास महफूज हैं। तुम वो सब लेकर दिल्ली आ जाओ। श्याम सुंदर और श्रीकांत से भी कहो वो गोलियों और कैप्सूलों के साथ आज रात दिल्ली में मौजूद रहें। मैं अभी उनसे कह दूंगी। आपने बताया था कि मॉन्की मास्टर हमारे देश पर हमला करने वाला है। कि अब भी हमले का अंदेशा है? देवी ने कहा, शायद मॉन्की मास्टर अमेरिका और यूरोप के मुल्कों में उलझ कर रह गया है। मैं अभी मालूम करूंगी कि वह तमाम बंदर कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वह दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी, यह हमारे हक में अच्छा हो रहा है कि मॉन्की मास्टर ने अब तक हमारी तरफ रुख नहीं किया है। अब मेरी यही कोशिश होनी चाहिए कि मॉन्की मास्टर यहाँ किसी तरह भी ना आ सके। मॉन्की मास्टर के मुतालिक सोचते हुए जहन ने कहा, इन बंदरों के पास बेशुमार गोलियां और कैप्सूल हैं। कोई ज़बरदस्त चाल चलकर इनसे ये सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कोई ठोस और काबिल अमल मंसूबा बनाना होगा। उसने मियामी में आर्मी हेडक्वार्टर के एक आला अफसर के दिमाग में आकर ख्यालात पड़े। पता चला कि मॉन्की मास्टर की फ़ौज मियामी शहर और तिलबैब में है। मियामी में उन बंदरों की सरगर्मियाँ फ़िलहाल कुछ नरम पड़ गई हैं। तिलबैब में उनकी कोशिश है कि उन्हें मॉन्की फ़ौज का अड्डा बनाने के लिए एक छोटा सा इलाका मिल जाए। इसराइली हुकूमत मॉन्की मास्टर के दबाव में है। बंदरों के फ़ौजी अड्डे के मुतालबे को टाल रही है। इस सिलसिले में शाम को एक मीटिंग होने वाली है। उसने अपनी डमी से फिर रब्ता किया और कहा, हमारी मुलाकात दिल्ली में नहीं तिलबैब में होगी। श्याम सुंदर और श्रीकांत से कहो वो फ्लाइंग कैप्सूल के ज़रिए आज रात तिलबैब पहुँचें। तुम सब अभी रवाना हो जाओ। वहाँ एक अहम मीटिंग होने वाली है। अगर हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर उस मीटिंग की कार्रवाई देख सकें तो बेहतर होगा। देवी ने उसे रब्ता ख़त्म किया और सफ़र की तैयारी करने लगी। एक बैग में ज़रूरी सामान रखा, फिर उस गार की गहराइयों से गुजरती हुई बाहर आई। हिमालय की वादी बर्फ़ से ढकी हुई थी। वो ऐसी जगह थी जहाँ से कोई इंसान नहीं गुजरता था। लेकिन वह दूर नज़रें दौड़ाने के बाद ठिठक गई। बहुत दूर एक छोटा सा लड़का नजर आ रहा था। उसने गौर से देखा। लड़के ने गर्म बर्फानी इलाके का लिबास पहना हुआ था। सर पर पगड़ी थी, जिससे पता चला कि वो एक सिख लड़का है। सिख लड़के के हवाले से दिलजीत सिंह याद आ गया। उसकी याददाश्त कमज़ोर थी। वो कई बार देवी से मिलता और उससे बिछड़ता रहा था। अब फिर ना जाने कहाँ से भटकता हुआ इस बर्फानी इलाके में आ गया था। वो बर्फ़ के ऊंचे नीचे टीलों के पास से गुजरता जा रहा था। देवी उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन वो एक टीले के पीछे जाकर कहीं गुम हो गया। देवी ने उसे आवाज़ दी, दिलजीत तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ वादी में गूंज कर रह गई। जवाब नहीं मिला और ना ही वो नजर आया। वो उसे देर तक तलाश करती रही और पुकारती रही। फिर सोचने लगी कि यह नज़रों का धोखा था। दिलजीत सिंह मेरे जहन पर इस तरह छा गया है कि मैं शऊरी और लाशऊरी तौर पर उसके बारे में सोचती रहती हूँ। शायद वो तस्वुर में नज़र आ रहा था और मैं हकीकत समझ रही थी। भला ऐसे बर्फानी इलाके में वो बच्चा तन्हा कैसे आ सकता है? उसने एक फ्लाइंग कैप्सूल मुंह में रखा। गोली निगलकर नादीदा हो गई। फिर वहाँ से परवाज़ करने लगी। वो अपनी दानिस्त में तन्हा थी, लेकिन अपने अंदर आला बीबी को ले जा रही थी। देवी के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो किस मुल्क के किस इलाके के ज़ेरे ज़मीन हिस्से में रहती है। एक अंदाज़ा था कि वो इन दिनों हिंदुस्तान में है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ के पहाड़ी इलाकों में हो। और चूंकि वो बचपन से हिमालय की तराई में रहती आई है, तो ये भी हो सकता है कि वहीं किसी गार में क्याम कर रही हो। उसी अंदाजे के मुताबिक आला बीबी सानी को वहाँ पहुँचाया गया था और वो अंदाज़ा दुरुस्त निकला। पारस ने सोनिया के पास आकर कहा, मम्मा
मैंने अल्पा को इस बात पर माइल किया है कि वो मियामी में रहने वाले मोंकी मैन को खासी तादाद में हलाक कराए। इस तरह मोंकी मास्टर की तवज्जो सिर्फ इसराइल पर नहीं रहेगी, वो इसराइल और अमेरिका के दरमियान उलझा रहेगा। सोनिया ने कहा, बेटे तुमने अभी अल्पा को उधर माइल किया है, मैंने तो इस तरीके पर अमल शुरू कर दिया है। यहाँ अब तक 6 मोंकी मैन हलाक हो चुके हैं। इस तरह मोंकी मास्टर की समझ में आएगा कि अमरीकी फ़ौजी छुपकर दुश्मनी कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो इसराइल और अमेरिका दोनों को दुश्मन समझता रहे और उनसे निमटता रहे। एक और अहम बात है, अल्पा के टेलीपैथी जानने वालों ने 2 मोंकी मैन को बड़ी राजदारी से अपना ताबेदार बनाया है। उनके ज़रिए ये मालूम हुआ है कि मियामी शहर से दूर एक वीरान साहिल इलाके में चट्टानों के पीछे लेज़र गन्ने, नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल छुपाई गई हैं। वहाँ इन चीज़ों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। फिर तो अल्पा वो ज़ख़ीरा हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगी और मैं ऐसी गैर मामूली चीज़ें किसी के हाथ लगने नहीं दूंगी। अमेरिका में हमारे इदारे के जितने जासूस हैं उनसे रब्ता करो और कहो कि 2 घंटे के अंदर गोलियों और कैप्सूल के साथ मियामी पहुँचें। मैं उनसे सीडी स्ट्रीट के बंगला नंबर 207 में मिलूंगी। मैं अभी उनसे रब्ता करता हूँ। और सुनो, जहाँ वो ज़ख़ीरा छुपाया गया है उसकी सही लोकेशन मालूम करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। पारस सोनिया के दिमाग से निकलकर इदारे के एक जासूस से रब्ता करने लगा। उन सब के पास नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल थे। वो सोनिया का पैगाम सुनते ही अपने अपने शहरों और इलाकों से मियामी की तरफ रवाना हो गए। पारस इस काम से फारिग होकर अल्पा के अंदर पहुंचा। वो 2 मामलात में बहुत मसरूफ़ थी। एक तो अपने मातियत टेलीपैथी जानने वालों को मियामी के चंद फौजी अफसरान तक पहुंचा रही थी ताकि वो मातियत उन अफसरों के दिमागों में रहकर मोंकी मैन को निशाना बनाते रहें। दूसरा मामला उस गैर मामूली ज़ख़ीरे को हासिल करने का था। अल्पा ने मामूल और ताबेदार बनने वाले मोंकी मैन के ज़रिए उन साहली चट्टानों की सही लोकेशन मालूम कर ली। पारस ने उसके ज़रिए लोकेशन मालूम की और सोनिया को बता दी। सोनिया के बंगले में बाबा साहब के इदारे के तकरीबन 450 जासूस अमेरिका की तमाम रियासतों से आ गए थे। चूँकि एक बंगले में इतने जासूस नहीं समा सकते थे और अमेरिकी फ़ौजियों की नज़रों में आ सकते थे, इसलिए वह सब नादीदा बने हुए थे। सोनिया बंगले के अंदर से बाहर वसीओरीज लॉन में टहलते हुए धीमी आवाज़ में कहती जा रही थी, मैं तुम्हारे साथ नादीदा बनकर चल रही हूँ। यहाँ से जनूब की तरफ 20 किलोमीटर तक जाना है। वहाँ की आबादी में एक बड़ा सा चर्च है। उस चर्च के मशरिक में 5 किलोमीटर के फासले पर साहली चट्टानें हैं। उस चट्टान पर बड़ा सा होली क्रॉस बना हुआ है। उस होली क्रॉस के शुमाल की तरफ ठीक 3 किलोमीटर के फासले पर वो चट्टानें हैं। बज़ाहिर उनके पीछे जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन मशरक़ी हिस्से में तलाश करने के बाद गार के अंदर जाने की जगह मिल जाती है। वहाँ तकरीबन 500 नादीदा मोंकी मैन है। हम भी नादीदा रहेंगे। जब हम गार के अंदर से वो गैर मामूली चीज़ें उठाएंगे तो पहरा देने वाले उन गायब होने वाली चीज़ों को देखकर हमारी मौजूदगी को समझ लेंगे। हमें लेज़र गनों की ज़रूरत नहीं है। वो वज़नी और बड़े हथियार ना उठाए जाएं। नादीदा बनाने वाली गोलियाँ, फ्लाइंग कैप्सूल और ब्रेन गार्ड्स जैसे आलात सब के सब उठा लिए जाएं। ऐसी एक भी गैर मामूली चीज़ वहाँ ना छोड़ी जाए। वो उन्हें पूरी तरह हदायत देने के बाद नादीदा बनकर उनके साथ वहाँ से रवाना हो गई। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद मंजिल तक पहुँचना ज़्यादा दुश्वार नहीं होता। वो सब सोनिया की रहनुमाई में उन चट्टानों के पीछे गार में पहुँच गए। पहले वहाँ देखा गया कि ज़ख़ीरा कहाँ रखा गया है। वहाँ छोटे छोटे बॉक्स पैक किए हुए रखे थे। उन्हें खोलकर देखे बगैर ये मालूम नहीं हो सकता था कि किस बॉक्स में कौन सी चीज़ रखी हुई है। वैसे उन्हें खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं थी। उन छोटे छोटे डिब्बों से समझ में आ रहा था कि इनमें छोटी छोटी गोलियां, कैप्सूल और ब्रेन गार्ड्स रखे हुए होंगे। सोनिया के साथ आने वाले तकरीबन 450 जासूसों ने बैक वक्त वो तमाम डिब्बे उठा लिए। वहाँ जो नादीदा पहरेदार थे वो एकदम से चौंक गए। ये बात समझ में आ गई कि बैक वक्त सैकड़ों डिब्बे उठाने वाले सैकड़ों नादीदा दुश्मन हैं। उन्हें ललकारने के लिए गोश्त पोस्त के जिस्म में नमूदार होना हमाकत होगी। वो नादीदा दुश्मन गोली मार देंगे या फिर तवज्जो नहीं देंगे, खामोशी से चले जाएंगे। और वो खामोशी से जा रहे थे। छोटे छोटे डिब्बे उनके लिबासों में छुपे हुए थे, नज़र नहीं आ रहे थे। नादीदा बनकर पहरा देने वाले मजबूर हो गए थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चोरी करने वाले भी सैकड़ों नादीदा होंगे। चट्टानों के पीछे उस गार में बहुत बड़ी चोरी हुई, मगर किसी ने किसी को चोरी करते नहीं देखा, सिर्फ चोरी होते देखी। बहरहाल जो कुछ हुआ वो पहरेदार बंदरों की तवक्को के खिलाफ हुआ। वो माल ले जाने वालों को ना देख सके ना पकड़ सके। वो सारा माल मियामी शहर में सोनिया के बंगले के अंदर पहुंच गया। सोनिया ने एक बॉक्स को खोलकर देखा। एक मातियत उसमें रखी हुई गोलियों और कैप्सूलों को गिनने लगा। हर बॉक्स में 5000 गोलियां और 1000 कैप्सूल थे। वो कुल 225 डिब्बे थे। 25 डिब्बों में ब्रेन गार्ड्स और नन्हे से मोबाइल फ़ोन वगैरह थे। सोनिया ने 150 जासूसों से कहा कि वो तमाम सामान लेकर फ्लाइंग कैप्सूल के ज़रिए बाबा साहब के इदारे में जाएं, वहाँ तमाम माल जमा करके चले आएँ। दूसरी तरफ अल्पा अपने एक मातियत, राइट बॉय और 10 फौजी जवानों के साथ नादीदा बनकर
उन्हीं चट्टानों के पास आई जिनके पीछे गैर मामूली गोलियों और कैप्सूलों का जखीरा था जो अब चुरा लिए गए थे। एल्पा इस बात से बेखबर नहीं थी कि वहाँ नादीदा मॉन्की मैन पहरेदार हैं। गार के अंदर से जब भी सामान उठाया जाएगा उन पहरेदारों को मालूम हो जाएगा कि ऐसा नादीदा चोर कर रहे हैं। और यही हुआ। एल्पा अपने मातियतों के साथ गार में पहुंची तो सोनिया पहले ही वहां झाड़ू फेर चुकी थी। सिर्फ लेज़र गन्नों का अंबार दिखाई दे रहा था। एल्पा के लिए यह भी गनीमत था कि उसे वो गन्ने मिल रही हैं। एल्पा और राइट बॉय के साथ 10 फौजी जवान थे, यानी वो कुल 12 थे। 2 हाथों से 2 गन्ने उठा सकते थे। इस तरह उन्होंने 24 गन्ने उठा ली। ऐसे वक्त एक मॉन्की मैन ने एक चट्टान की आड़ से ललकारा, रुक जाओ, तुम बैक वक्त 2 गन्ने छुपा कर नहीं ले जा सकोगे। दूसरी चट्टान की आड़ से दूसरे मॉन्की मैन ने कहा, तुम लोग कौन हो? पहले सैकड़ों की तादाद में आकर गोलियां और कैप्सूल ले गए, अब सिर्फ 12 हो। बहरहाल जितने भी हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अचानक उन चट्टानों के पीछे से लेज़र शुआएं निकलीं। धमाका हुआ। चट्टानों के टुकड़े टुकड़े पत्थरों और संगरेजों की सूरत में बुलंदी तक उड़ने लगे और दूर तक फैलने लगे। वो सब नादीदा बनने वाले महफूज रहे थे। एल्पा और 2 फौजी जवानों के हाथों में एक एक गन रह गई थी। बाकी गन्ने हाथों से छूटने के बायस उस धमाके से तबाह हो गई थीं। अब वहाँ कुछ नहीं रहा था। एल्पा अपने लोगों के साथ वहाँ से कई किलोमीटर दूर आकर एक चट्टान पर बैठ गई। परेशान होकर बोली, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मैं मॉन्की ब्रादर को अपना ताबेदार बनाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रही थी, लेकिन वो अचानक मेरे हाथ से निकल गया। मैं पिछली रात टीना के ज़रिए मॉन्की मास्टर को भी अपना ताबेदार बना सकती थी, लेकिन किसी अजनबी टेलीपैथी जानने वाले ने इस कोशिश में नाकाम बना दिया। और यहाँ जो नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों का कोई ज़खीरा था, उसे हमारे आने से पहले लूट कर ले गया। वो दोनों हाथों से सर थाम कर सोच के ज़रिए कहने लगी, कौन है? मेरे अंदर कौन है? प्लीज़ खामोशी को तोड़ो, मुझसे बात करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम दुश्मन बनकर ही बोलो, मगर कुछ बोलो। वो इंतज़ार करने लगी। यह एहसास सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह होता है कि किसी ने हमारे वजूद को जकड़ लिया है। कोई हमारी मर्ज़ी और मजाज के ख़िलाफ़ हमारे अंदर हुकूमत कर रहा है। ये कैसा जुल्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमसे अपने अहकामात की तामील कराता रहता है। वो फिर सोच के ज़रिए बोली, मैं हर पहलू से तज्जिया करती हूँ तो यही समझ में आता है कि तुम्हारा ताल्लुक़ बाबा साहब के इदारे से है। उस इदारे के सिवा कोई टेलीपैथी जानने वाला मुझ पर कब्ज़ा जमाता तो अब तक मुझे अपनी जागीर बना लेता, मुझसे हर जायज़ और नाजायज़ काम लेता। ऐसे वक्त जबकि हमारी दुनिया को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है और यह आसार नज़र आ रहे हैं कि मॉन्की मैन हमारी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा जमा लेंगे। ताज्जुब है कि इस वक्त बाबा साहब का इदारा बिल्कुल खामोश है। मैं ऐसी नादान नहीं हूँ, खूब समझती हूँ कि तुम तनहा नहीं हो। ना जाने बाबा साहब के इदारे के कितने ख्याल ख्वानी करने वाले मियामी और तेल अबैब में मौजूद हैं, और जो करना होता है वो खामोशी से कर गुजरते हैं। उसने सर को झटक कर अपने जुल्फ़ों को पीछे किया। फिर उसकी सोच ने कहा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? कोई भी तदबीर इख्तियार करूँ तुमसे पीछा नहीं छुड़ा सकूँगी, तो फिर क्यों तुम्हें अपने लिए दर्द सर बनाऊँ? तुम्हें मेरे अंदर रहकर जो करना है वह ज़रूर करोगे। ठीक है, करते रहो। मुझे अपने तौर पर जो करना है वह ज़रूर करूँगी। वह चट्टान से उठकर खड़ी हो गई। उसके तमाम मातियत भी खड़े हो गए। वो फौजी जवानों को देखकर बोली, तुम लोगों ने क्या खाक ट्रेनिंग हासिल की है? वहाँ लेज़र गन्नों से धमाका हुआ और तुम्हारे हाथों से गन्ने छूट गईं। सिर्फ उन जवानों के और मेरे हाथ में गन्ने रह गई हैं। बड़े शर्म की बात है। उन सब ने नदामत से सर झुकाए। वो बोली, मियामी में नादीदा बनकर उन बंदरों को ख़त्म कर दें। हम यहाँ जितनी वारदातें करेंगे, मॉन्की मैन उतना ही ज़्यादा फिक्रमंद होकर तेल अबैब छोड़ने और यहाँ आने पर मजबूर हो जाएगा। टेलीपैथी जाने वाले मातियत राइट बॉय ने कहा, हमें इन बंदरों की तरफ से भी वारदातें करके अमरीकी फ़ौजियों को नुकसान पहुँचाना चाहिए। फिर यह समझा जाएगा कि दोनों एक दूसरे को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। एल्पा ने कहा, तुम दानिशमंदाना मशवरा दे रहे हो। ऐसा करो, तुम 5 जवानों को अपने साथ ले जाओ, बाकी 5 मेरे साथ रहेंगे। तुम मॉन्की मैन को ज़्यादा तादाद में नुकसान पहुँचाओ, मैं अमरीकी फ़ौजियों को नुकसान पहुँचाऊँगी। आज शाम को मॉन्की मास्टर से अहम मीटिंग है, मुझे वहाँ शाम से पहले पहुँचना होगा। उन्होंने नादीदा बनकर वहाँ से परवाज़ की। राइट बॉय 5 फौजी जवानों के साथ मियामी शहर पहुँचा। उन्हें के रेस्तोरान में 3 मॉन्की मैन नजर आई। वह एक हसीना को छेड़ रहे थे। राइट बॉय और फौजी जवानों ने अचानक नमूदार होकर फायरिंग शुरू कर दी। वो चारों तरफ से घेरे गए। उन्हें इतनी सी मोहलत नहीं मिली कि वो अपने अपने मुंह में रखी हुई गोलियां निकल लेते। उनके मरते ही गोलियां, कैप्सूल और लेज़र गनें हासिल कर ली गईं। फिर वो नादीदा बनकर दूसरे शिकार की तलाश में चल पड़े। अक्सर मॉन्की मैन रात को क्लबों में नजर आते थे। तमाम रात जागने के बाद किसी न किसी हसीना के अपार्टमेंट में किसी बंद कमरे के अंदर सोते थे। नादीदा बनकर रोशनदान वगैरह के रास्ते बंद कमरों में जाना कुछ मुश्किल ना था। राइट बॉय और उसके साथियों ने मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में तलाश किया, उन्हें देखा, फिर उन्हें नींद की हालत में ही ख़त्म कर दिया। एल्पा अपने मातियतों के साथ मियामी बीच से कुछ दूर नेवल बेस में थी।
वहाँ नेवी के कई बहरी जहाज़ एक दूसरे से दूर खड़े हुए थे। एल्पा ने बुलंदी पर खड़े होकर एक दूर खड़े हुए जहाज़ को देखा, लेज़र गन से उसका निशाना लिया, फिर शुआएं खारिज करने वाले बटन को दबाया। एक बारीक सी चांदी जैसी रोशनी की लकीर ने उस जहाज़ को जाकर छू लिया। फिर एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। उस जहाज़ में नेवी के जवान और चंद अफसरान थे। कुछ हथियार और बम वगैरह भी थे, जिसके बायस ज़बरदस्त धमाके हो रहे थे। वो एक ही वारदात काफ़ी थी। एल्पा शाम के इजलास में हाजिर रहने के लिए तेल अबीब की तरफ रवाना हो गई। इस एक जहाज़ की तबाही से पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। फौरी तौर पर फैसला किया गया कि इन बंदरों के खिलाफ पूरी फौजी ताकत इस्तेमाल की जाए। नेवल बेस से लेकर तमाम मियामी शहर में फौजी जवान मौजूद रहें। अपार्टमेंट्स, बंगलों, रेस्तोरानों और क्लबों में मुसल्लह अमरीकी फ़ौजी मोहतात रहें। जहाँ एक भी मोंकी मैन नमूदार हो, उसे फ़ौरन गोली मार दी जाए। हर शाहराह, हर गली, हर मकान और दुकान के अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में मुसल्लह फ़ौजी थे कि तमाम मोंकी मैन परेशान हो गए। वो खाने पीने और दूसरी अहम ज़रूरत के वक्त नादीदा से दीदा नहीं हो सकते थे। जब भूख और प्यास ने परेशान किया तो वो सब इस शहर से हिजरत करने लगे। शहर से बाहर आकर अपने अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से रब्ता किया। फिर ये तय किया कि वो सब पहले की तरह किसी एक शहर में एक साथ रहेंगे। इस बार उन्होंने बाल्टीमोर में रहने का फ़ैसला किया। फिर वहाँ से उस साली शहर की तरफ रवाना हो गए। उनमें से 2 मोंकी जासूसों ने तेल अबीब आकर अपने मास्टर के मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया। फिर अपने मास्टर की आवाज़ सुनते ही कहा, मास्टर, अमरीकी फ़ौजियों ने मियामी में हमारा रहना मुश्किल कर दिया है। आपके तमाम जानिसार मियामी शहर छोड़कर दूसरे शहर बाल्टीमोर चले गए हैं। वो तफसील से अपने मास्टर को हालिया वाक़यात बताने लगे। उसने पूछा, हमारे किस मोंकी मैन ने लेज़र गन से बहरी जहाज़ को तबाह किया है? हम में से किसी ने यह हमाकत नहीं की है। हाँ, हमारे जो साथी मर चुके हैं उनमें से शायद किसी ने उस बहरी जहाज़ को तबाह किया हो। दूसरे जासूस ने कहा, लेकिन हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता। आपने ताकीद की थी कि हमारी तरफ से तखरीबी कार्रवाई कभी ना हो और हम ख्वामखा किसी को कत्ल ना करें। आप जानते हैं कि आपके जानिसार आपके हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते। मोंकी मास्टर ने कहा, बेशक मेरा कोई जानिसार ऐसा नहीं करेगा। उस बहरी जहाज़ को अमेरिका के किसी दुश्मन ने तबाह किया है और इल्ज़ाम हम पर आ रहे हैं। हमारे जानिसारों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में हमें हक पहुँचता है कि हम उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दें। मास्टर, आपका भाई मोंकी बरादर भी मुश्तिल हो रहा है। वो आपके हुक्म का मुंतज़िर है। उससे कहो ज़रा सब्र करे। मैं यहाँ एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद सोचूंगा कि अमरीकी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ हमें क्या करना चाहिए। हमारे जानिसार तेल अबीब और बाल्टीमोर में बिखरे हुए हैं। हमारी तमाम कुव्वत एक जगह नहीं है। हमें अब किसी भी दुश्मन पर हमला करने से पहले अपनी मुंतशिर कुव्वतों का हिसाब करना पड़ेगा। मोंकी मास्टर के लिए ये मुकाम फ़िक्र था कि 2 मुख्तलिफ मुल्कों में बैक वक्त किस तरह जंग जारी रखेगा। फ्लाइंग कैप्सूल के ज़रिए इसराइल से अमरीका पहुँचने में तकरीबन 4 घंटे लगते थे। मोंकी मास्टर अपने भाई मोंकी ब्रादर की कमांड में जंग लड़ने की इजाज़त नहीं देना चाहता था। अगरचे मोंकी ब्रादर ज़हीन था, लेकिन लड़ने की हिकमत अमली से वाकिफ़ नहीं था। ये भी देखा जा रहा था कि दुनिया वाले बड़े चालाक और मक्कार हैं। वो हथियारों से ज़्यादा अकल के ज़रिए लड़ रहे हैं और उन्हें ये दुनिया छोड़कर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। देवी तेल अबीब पहुँच गई। अब उसे मालूम करना था कि वहाँ क्या हो रहा है। कितने फ़रीक हैं जो अपने अपने तौर पर महाज बना रहे हैं और यूँ महाजराई से वो क्या हासिल करना चाहते हैं। उसने फ़ौज के एक आला अफसर के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। पता चला कि एक सरकारी ऑडिटोरियम में आधे घंटे बाद अहम मीटिंग है। वहाँ मोंकी मास्टर से मुज़ाकरात होंगे। उसने अपनी डमी और टेलीपैथी जानने वाले मातियतों श्याम सुंदर और श्रीकांत से रब्ता किया। वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे और होटल शेरटन में काम कर रहे थे। डमी ने एक आला हाकिम के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया था कि पिछली रात से मोंकी मास्टर और उसकी फ़ौज की नई खीप ने इसराइली हुकाम पर दबाव डाला हुआ है। उन्हें अंदेशा है कि किसी भी लम्हे एक तबाहकुन जंग छिड़ सकती है। इस जंग का खतरा इसी सूरत में टल सकता है कि मोंकी मास्टर को वहाँ अपना फ़ौजी अड्डा बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। वहाँ हज़ारों मोंकी मैन नादीदा बने हुए थे। एल्पा के सिवा कोई नहीं जानता था कि मोंकी मास्टर एक आला अफसर के घर में है और उस अफसर की बहन टीना के कमरे में छुपा रहता है। एल्पा ने दूसरी बार टीना के दिमाग में जाना चाहा तो सोच की लहरें किसी चीज़ से टकरा कर वापस आ गई। पता चला मोंकी मास्टर ने टीना को एल्पा वगैरह की टेलीपैथी से बचाए रखने के लिए उसके सर के पिछले हिस्से में ब्रेन गार्ड लगा दिया था। देवी अभी नहीं जानती थी कि मोंकी मास्टर ने कहाँ क्या किया है। उसे इत्मीनान था कि अभी जो इजलास होने वाला है उसके बाद वो मोंकी मास्टर को अपनी नज़र में रखेगी। उसकी रिहाइश का इल्म भी हो जाएगा। इजलास में यूँ तो हज़ारों मोंकी मैन अपने मोंकी मास्टर के साथ हाजिर थे, लेकिन नादीदा थे। सिर्फ एक मोंकी मैन अपने मोंकी मास्टर के साथ सबको नज़र आ रहा था। एक आला हाकिम ने कहा, यह मोंकी मास्टर को सबके दरमियान मौजूद रहकर हमसे रूबरू गुफ्तगू करनी चाहिए। हालात मुवाफिक होंगे तो मास्टर ज़रूर रूबरू आएगा। हम इस इजलास में मास्टर की सलामती की ज़मानत दे रहे हैं। हमें मालूम है कि तुम्हारे बेशुमार नादीदा मोंकी मैन यहाँ मौजूद हैं। वो हमारी हुकूमत के अकाबरीन को कत्ल कर सकती हैं।
इसके बावजूद हम सबके सामने मौजूद हैं। मास्टर को हमारे सामने होना चाहिए। इस बहस से कुछ हासिल नहीं होगा, बेहतर है काम की बात की जाए। हम मास्टर से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि उसने अपनी फ़ौज के साथ हमारे मुल्क में आकर हम पर जुल्म किया है। होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी आमद से पहले हमसे रब्ता करता, अपने मुतालबात पेश करता, हम आपस में तबादला ख्याल करते, फिर इस सिलसिले में कोई मुनासिब दरमियानी रास्ता निकालते। बिल्कुल ही अचानक आने और जबरन अपने मुतालबात मनवाने की रविश गलत है। हम तो इस दुनिया में खाना बदोश है। हमारी कोई ज़मीन होती तो हम वहाँ बैठकर अपने मुतालबात पेश करते। इसीलिए हमने पहले तुम्हारे मुल्क में बैठने की जगह बनाई है, फिर मुतालबात पेश कर रहे हैं। तुम यहाँ से पहले अमेरिका में आर्जी क़याम करने की जगह पा चुके थे। हम अमेरिका में बैठकर वहाँ के हुक्मरानों से मामला तय कर रहे हैं। तुम्हारे मुल्क में बैठकर तुमसे मामला तय करना चाहते हैं। इस पर एतराज़ करके अपना और हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये वक्त ज़ाया नहीं हो रहा है, बल्कि एक दूसरे को समझने और समझाने की बातें हो रही हैं। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है कि मियामी में कितने ज़्यादा मॉन्की मैन मारे गए हैं? उन सबको इस शहर से भागने पर मजबूर कर दिया गया है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे आदमियों ने मियामी नेवल बेस के एक बहरी जहाज़ को बेवजह तबाह कर दिया। हमारे किसी जानिसार ने ऐसा नहीं किया। लेज़र गन से वो जहाज़ तबाह किया गया और लेज़र गन्नें सिर्फ तुम लोगों के पास हैं। हमसे चीनी हुई लेज़र गन्नें इस्तेमाल की गई हैं। ये हमें तखरीबकार साबित करने की मक्काराना साजिश है। इस दुनिया में ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो ख्वामखा अमरीकी बहरी बेड़े को तबाह करेगा। तुमने ऐसा नहीं किया है, तब भी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। सबूत झूठे हैं। सच्चे भी होंगे तो तुम्हारी दुनिया की कौन सी अदालत हमें सज़ा देगी? तुम लोग इन फजूल बातों से क्या हासिल करना चाहते हो? हम समझाना चाहते हैं। जिस तरह तुमने मियामी में फ़ौज रख छोड़ी थी और वहाँ तखरीबकारी हुई, इसी तरह तुम यहाँ अपनी फ़ौज रखोगे तो यहाँ भी तखरीबकारी होगी। तुम अर्जी दुनिया के लोग बड़े मक्कार हो। अपने हाथों से अपने घर को आग लगाते हो और इल्ज़ाम हमें देते हो। क्या तुम समझते हो हमें ऐसे इल्ज़ामात देकर दुनिया से भगा दोगे? हम नहीं भगा रहे हैं। तुम लोग अपनी गलतियों के नतीजे में खुद इस तरह भागोगे जैसे आज तुम्हारे मॉन्की मैन मियामी शहर छोड़कर भाग गए हैं। मॉन्की मैन ने हंसते हुए कहा, हमारे साथी भगौड़े नहीं हैं, उन्होंने हिजरत की है। एक शहर छोड़कर दूसरे शहर गए हैं, लेकिन उन्हीं के मुल्क में हैं। तुम भी अपने इस शहर में हमें हमारी ज़रूरत से महरूम करोगे तो हम दूसरे शहर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे इसी मुल्क में रहेंगे। अगर हम तुम्हारी और तमाम मॉन्की मैन की रहाइश का इंतज़ाम किसी दूसरे मुल्क में कर दें तो क्या यहाँ से चले जाओगे? अगर वो जगह पसंद आएगी तो हम ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन वो कौन सा मुल्क है? इसराइली फ़ौज ने अपने शुमाल मशरक़ी हिस्से में शाम के पहाड़ी इलाके पर कब्ज़ा जमा रखा था। इस्लामी ममालिक चाहते थे कि इसराइल इस इलाके से अपनी फ़ौज हटा ले। अब इसराइली हुक्काम ये तय कर रहे थे कि शाम के उस इलाके को मुतनाज़ा रखने के लिए उसे बंदरों का फ़ौजी अड्डा बनाने की छूट दे दी जाए। फ़ौज के एक आला अफ़सर ने कहा, हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चलो। वो इलाका अगरचे वीरान है, लेकिन फ़ौजी अड्डा कायम करने के लिए अच्छी जगह है। जिस मुल्क की वो जगह है उस मुल्क के हुक्मरान हमसे जंग करेंगे। वो एक इस्लामी मुल्क है, उनमें इतना दमखम नहीं है कि तुम्हारे साथ मुकाबला कर सकें। तुम तो उनके पूरे मुल्क पर कब्ज़ा जमा लोगे। वहाँ खाने पीने और ऐश और आराम की तमाम चीज़ें मुयस्सर होंगी। मुसलमान औरतें बहुत हसीन होती हैं। तुम एक बार उन्हें देखोगे तो हमारे मुल्क में आना भूल जाओगे। वहाँ ऐसी खूबियाँ हैं तो हम ज़रूर जाएंगे। तुम लोग हेलीकॉप्टर में चलो, हम हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर इस इजलास को यहीं ख़त्म किया जाए। जब हमारा ठिकाना वहाँ बन सकता है तो फिर इजलास की ज़रूरत ही क्या है? टेलीफोन की घंटी बजने लगी। एक जूनियर अफसर ने रिसीवर उठाकर कान से लगाकर पूछा, हेलो। दूसरी तरफ से पारस ने कहा, मैं एक मॉन्की मैन हूँ, अपने मॉन्की मास्टर से बात करना चाहता हूँ। उससे जूनियर अफसर ने टेलीफोन उठाकर मॉन्की मैन के पास आकर रिसीवर देते हुए कहा, तुम्हारा कोई मॉन्की मैन बात करना चाहता है। उसने रिसीवर लेकर अपने कान से लगाते हुए कहा, हमारा मास्टर मेरे अंदर मौजूद है और मैं इस इजलास में कायम मुकाम मास्टर की हैसियत से बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? पारस ने तकलीफ से कराते हुए कहा, मास्टर मैं मॉन्की नंबर 206 बोल रहा हूँ। मेरे पास मॉन्की नंबर 1111 मौजूद है। हम दोनों को एल्पारूस के टेलीपैथी जाने वालों ने कैदी बना लिया था। हम बड़ी कोशिशों के बाद कैद से फ़रार हुए हैं। दुश्मन हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। ज़रूरी बात यह है कि हमने फ़रार होने से पहले एल्पा की खुफिया बातें सुनी हैं। वो आपको तमाम जानिसारों समेत अपने पड़ोसी मुल्क शाम के इलाके में धोखे से भेजना चाहती हैं। उस मुल्क के फ़ौजी नादीदा हो जाते हैं। उनके पास भी फ्लाइंग कैप्सूल और लेज़र गन्ने हैं। ये वो लेज़र गन्ने हैं जो साली चट्टानों के पीछे हमारे ज़ख़ीरे से चुराई गई हैं। पता नहीं किसने चुराया और चुराने के बाद मुल्क शाम के फ़ौजियों के हवाले कर दिया है। पारस बोलने के दौरान कराहता जा रहा था। फिर उसने आवाज़ बदल कर कहा, मैं मॉन्की नंबर 1111 बोल रहा हूँ। हम दोनों को बहुत टॉर्चर किया गया है। हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। आखिरी बात यह है कि ये इसराइली फ़ौजी हमारी लेज़र गन्नों के अलावा मुल्क शाम की लेज़र गन्नों से खौफज़दा हैं। वो चाहते हैं कि हमारी तरह शाम के फ़ौजी इसराइल पर हमला न करें, इसलिए वो आपको उनसे टकराना चाहती हैं। फिर पारस ने एक चीख मारी और कहा, वो आ गए, इसराइली फ़ौजी आ गए। नहीं नहीं, हमें गोली ना मारो।
ठाई की एक आवाज़ सुनाई दी, फिर दूसरी आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद खामोशी छा गई। मोंकी मैन ने हेलो हेलो कहकर पुकारा और गुस्से से रिसीवर फेंक कर खड़ा हो गया। दूर बैठी हुई अल्पा की तरफ उंगली उठाकर कहा, अल्पा हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, फायर। उसने नादीदा जानिसारों को फायर करने को हुक्म दिया। अचानक कई जगह लेज़र शुआएं नमूदार हुईं और सीधी अल्पा की तरफ गईं, लेकिन उनकी जद में आने से पहले ही अल्पा ने नादीदा बनाने वाली गोली निगल ली। वो लेज़र शुआएं उसके पीछे और आसपास बैठे हुए लोगों तक पहुंची। फिर एक धमाके से तकरीबन 10 फौजी अफसरान के चीथड़े उड़ गए। एकदम से इजलास में भगदड़ शुरू हो गई। मोंकी मैन चीख चीख कर कह रहा था, तुम लोग मक्कार हो, जलील हो, हमें किसी दलदल में फेंकना चाहते हो, हम वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ तुम्हारे सीने पर चढ़कर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। वहाँ ऐसा खौफ और दहशत फैल गई थी कि कोई ठहर नहीं सकता था। सब एक दूसरे से टकराते हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते उस इजलास हॉल से बाहर चले गए। तमाम यहूदी अकाबरीन हैरान और परेशान थे कि मोंकी मास्टर इसराइल छोड़ने और मुल्क शाम में पूरी फ़ौज के साथ जाकर आबाद होने पर आमादा हो गया था। फिर वो अचानक क्यों बिफर गया? ये बाजी अचानक कैसे पलट गई? ये पूछने के लिए यहूदी अकाबरीन मोंकी मैन के पास नहीं रुक सकते थे। इस इजलास हॉल में देवी भी मौजूद थी और यह तमाशा देख रही थी कि यहूदी कितनी चालाकी से मोंकी फ़ौजों का रुख एक इस्लामी मुल्क की तरफ मोड़ रहे हैं। ऐसे ही वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी और एक अफसर ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो देवी उसके अंदर पहुंच गई। फिर देवी ने उसके ज़रिए पारस की आवाज़ सुनी। वो खुद को मोंकी मैन नंबर 206 कह रहा था और तकलीफ से करा रहा था। देवी जानती थी कि ब्रेन गार्ड्स के बायस वो किसी मोंकी मैन के दिमाग में नहीं पहुंच सकेगी, लेकिन वह तकलीफ से करा रहा था, इसलिए उसने उसकी दिमाग में छलांग लगाई तो फ़ौरन उसे जगह मिल गई। उसके अंदर पहुंचते ही उसने हैरानी से देखा वो ज़ख्मी नहीं सेहतमंद था और फरेब देने के लिए कराह रहा था और झूठ बोल रहा था कि मोंकी मैन है। फिर थोड़ी देर बाद वो फरेबी आवाज़ बदल कर दूसरे मोंकी मैन की आवाज़ में बोलने लगा। इस तरह उसने सिर्फ चंद मिनट में यहूदियों की कामयाबी को नाकामी में बदल दिया। फिर उस फ्रॉड ने अपने मोबाइल फ़ोन के करीब रिवॉल्वर से 2 हवाई फायर करके यह तासुर दिया कि अल्पा की कैद से फरार होने वाले दोनों मोंकी मैन को इसराइली फ़ौजियों ने गोली मार दिया। उधर इजलास में जो हंगामा बरपा हुआ उसमें देवी ने दिलचस्पी नहीं ली। उस फ्रॉड के चोर ख्यालात पड़ने लगी। उसके ख्यालात कह रहे थे कि वह 200 बरस पहले पैदा हुआ था। उन दिनों आज की तरह आसाइशें नहीं थी। वह सुबह उठकर रफ़ा हाजत के लिए जंगल या खेतों में जाया करता था। आज के एयर कंडीशनड टॉयलेट से बेहतर खेत होते थे जहां वो आराम से फारिग हो जाया करता था। कभी कब्ज़ की शिकायत नहीं रही। देवी ने नागवारी से सोचा, यह क्या बकवास है, क्या चोर ख्यालात ऐसे होती हैं? वो फिर पढ़ने लगी। उसके ख्यालात कहने लगे, हाय वो क्या ज़माना था। मैंने बूढ़ा होने के खौफ से जल्दी जल्दी जवानी गुजारी। जो मिलती गई उसे पास करता रहा, किसी को फेल नहीं किया, मगर ताज्जुब है जवानी का दौर गुजर गया और बुढ़ापा नहीं आया। मैं उम्र गुजारते गुजारते 100 बरस का हो गया। दुनिया वाले मेरी 100 बरस की जवानी को बड़ी हैरानी से देखते थे। फिर मैं 200 बरस का हो गया। मेरे 200 साला जश्न में हसीन से हसीन तरीन लड़कियां शामिल हुई। सभी मुझ पर मरती हैं और कहती हैं, शराब जितनी पुरानी हो उतना ही ज़्यादा नशा चढ़ाती है। मैं हसीनाओं के लिए पुरानी शराब बन गया हूँ। मुझ में इतनी कशिश पैदा हो गई है कि लड़कियां सिर्फ मेरे कमरे में ही नहीं मेरे दिमाग में आने लगी हैं। हाँ तो तुम भी आखिर आ ही गई हो। चलो बताओ मेरे चोर ख्यालात ने क्या बताया है? वो खुश होकर बोली, आहा अब समझी तुम बरादर कबीर हो। इतनी देर से सोच रही थी कि चोर ख्यालात पढ़ने में नाकामी क्यों हो रही है। भाई गॉड तुम्हारा दिमाग अजूबा है, कोई तुम्हारे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकता। बस तुम्हारी एक बदमाशी पर गुस्सा आता है। जब चाहते हो कुछ अरसे के लिए मर जाते हो, फिर अचानक जिंदा होने के बाद ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाते हो। आज मरने का इरादा नहीं है। आज मैं अपनी बेमकसद ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर मेरी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत करने वाली क्यों नहीं आती? तुम्हारे जैसे अजीबोगरीब पुरस्कार शख्स पर तो हज़ारों लड़कियाँ मरती होंगी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हसीनाएं मुझ पर मरती हैं इसलिए मोहब्बत करने के लिए ज़िंदा नहीं रह पाती? देवी ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज़िंदा दिल हो और बड़े ही बाकमाल हो। तुमने कमाल जहानत से यहूदियों की चाल पलट दी। आखिर मुसलमान हो ना, इसलिए एक इस्लामी मुल्क को उन बंदरों की अलगार से बचा लिया। तुम्हारी जहानत और चालबाजी की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। वैसे पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है। क्या तुम बंदरों को उधर जाने से नहीं रोकोगे? क्यों अपने दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द पैदा कर रही हो? अपने मतलब की बात करो। कहने का मतलब यह है कि मोंकी फ़ौज पाकिस्तान पर हमला करेगी तो हिंदुस्तान भी महफूज नहीं रहेगा, और अगर उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया तो इस हमले की लपेट में पाकिस्तान भी आएगा। क्या तुम चाहती हो कि वो हज़ारों बंदर तुम्हारे देश में ना आए? बेशक मैं यही चाहती हूँ। ताज्जुब है तुम्हारी पूरी हिंदू कौम हनुमान बंदर की पूजा करती है। उनकी तस्वीरें और मूर्तियाँ तुम्हारे घरों और मंदिरों में होती हैं। अगर हज़ारों की तादाद में हनुमान खलाई जोन से चले आए हैं तो तमाम हिंदुओं को खुश होना चाहिए। एक एक मोंकी मैन को अपने घर ले जाकर ऊंचे सिंहासन पर उन्हें बिठाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। बेशक हम बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन खला से आने वाले हनुमान नहीं हैं। तुम्हारे भगवान राम से वो हनुमान बातें करते थे, ये खला से आने वाले बंदर भी बातें करते हैं।
अगर मैं मोंकी मास्टर को ये बता दूं कि हिंदुस्तान जाने से तमाम हिंदू उसकी पूजा करेंगे तो वो आज ही तुम्हारे देश की तरफ रवाना हो जाएगा। खबरदार, मोंकी मास्टर को ये बात ना बताना। क्यों ना बताऊं? क्या मैं करोड़ों हिंदुओं को हनुमान जी के दर्शन और पूजा से महरूम कर दूं? अब तुम्हारे दिल में हिंदुओं के लिए दर्द क्यों पैदा हो रहा है? अभी तुम्हारे दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द क्यों पैदा हुआ था? अच्छा बस रहने दो, मैं जानती हूँ तुम मेरे खिलाफ ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। तुम इतनी लगावट से ना कहो, मोहब्बत की बू आ रही है। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। अगरचे कभी तुम मेरे किसी काम नहीं आए, फिर भी तुमने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया है। तुम कहती हो कभी किसी काम नहीं आया, भाई मैंने नुकसान भी नहीं पहुँचाया, यानी तुम्हें फ़ायदे में रखा। इससे ज़्यादा और क्या काम आ सकता हूँ? तुम चाहो तो हम हमेशा एक दूसरे के काम आ सकती हैं। तुम चाहो तो हम गाड़ी के दो पहियों की तरह ज़िंदगी भर साथ चल सकते हैं। मुझे मंजूर है। काजी और पंडित को बुलाऊं? हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। हम दो बेहतरीन दोस्तों की तरह ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। मैंने आज तक किसी औरत से दोस्ती नहीं की। तुम्हें अपने दिमाग में आने देता हूँ इसलिए कि तुम्हें पसंद करता हूँ। मगर अफसोस, तुम तो पारस की अमानत बनी हुई हो। उसका नाम ना लो, मुझे गुस्सा आता है। मैं उससे सख्त नफरत करती हूँ। बात क्या हो गई? उसने अब तक मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है जितना एक बदतरीन दुश्मन पहुंचा सकता है। पहले तो ये सोचकर बर्दाश्त करती रही कि तकदीर ने मुझे उसके नाम लिखा है, लेकिन उसने तो इंतहा कर दी। खलाई जोन में मुझे जलील किया कि वहाँ से वापस आना पड़ा। गुस्सा करके क्या करोगी? वो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा गया है। मैं तकदीर बदल सकती हूँ। अगर वो कत्ल कर दिया जाए तो मेरी तकदीर की किताब से उसका नाम मिट जाएगा। फिर मेरे लिए गुंजाइश निकल आएगी। वाह, तकदीर बदलने का ये बहुत अच्छा आइडिया है। उसे कब कत्ल कर रही हो? मैं उस पर कातिलाना हमले करा चुकी हूँ, लेकिन वो कमबख्त बहुत चालाक है। कबीर, तुम मुझसे ज़्यादा चालाक और गैर मामूली इंसान हो। तुम चाहो तो मुझे उससे निजात दिला सकते हो। इसमें शुबा नहीं कि वो बहुत चालाक और मक्कार है। उससे काबू में करना और कत्ल करना आसान नहीं होगा। फिर भी एक शर्त पर उससे मुकाबला करूंगा और किसी न किसी तरह से उसे कत्ल कर दूंगा। तुम्हारी शर्त क्या है? यही कि उसे अपनी तकदीर से मिटाकर मुझे अपने नाम लिख लो। वो सोचने लगी। उसने पूछा, क्या शर्मा रही हो? वो बोली, तुमने बात ही ऐसी कह दी है। सच तो ये है कि मैं तुमसे और तुम्हारी गैर मामूली सलाहियतों से बहुत मुतासिर हूँ। ये तो नहीं कहती कि तुमसे इश्क हो गया, लेकिन मुझ जैसी देवी का जीवन साथी तुम्हारे जैसा गैर मामूली शख्स ही हो सकता है। तो फिर वादा करो, अब तुम्हारा हुस्न शबाब पारस के लिए नहीं मेरे लिए होगा। पारस फना होगा तब तुम्हारे लिए होगा। मैं ऐसे वादे पर भरोसा नहीं करता। देवी जी, तुम भी कुछ कम चालाक नहीं हो। अपना काम निकाल कर मुझे ठेंगा दिखा दोगी। तुम भी यही कर सकते हो। मेरी बरसों की हसीन अमानत को लूट कर मुँह फेर सकते हो। मैं पारस को पहले कत्ल नहीं करूँगा, उसे कैदी बना कर रखूँगा। वो तमाम रात कैदी बना रहेगा और तुम तमाम रात मेरे पहलू में रहोगी। तो मैं सुबह होते ही तुम्हारे सामने उसे गोली मार दूंगा। अगर तुम उसे कैदी बनाकर उसका दिमाग कमज़ोर कर सको तो फिर उसे कत्ल करना ज़रूरी नहीं होगा। मैं उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाकर सारी ज़िंदगी उसे जलील करती रहूँगी। चलो यही सही, जब वो मेरे काबू में आ जाएगा तो मैं उसे ऐसा भी कमज़ोरी में मुब्तला कर दूंगा। इसके बाद तुम उसे ग़ुलाम बना सकोगी। तुम उसे कब तक मेरे कदमों में ला सकोगे? वो जब भी मिलेगा उससे ज़बरदस्त जंग शुरू हो जाएगी। हमें ये मालूम करना होगा कि वो आजकल किस मुल्क में और क्या कर रहा है। मोंकी मास्टर के मामले में बाबा साहब के दायरे के टेलीपैथी जानने वाले भी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो सब इसराइल और अमेरिका में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हो सकता है पारस भी यहाँ या मियामी में हो। मैं तेल अवीव में हूँ। तुम मियामी जाकर उसे तलाश करो। तुम्हारी यहाँ क्या मसरूफियात हैं? तुमने अभी देखा ही है। मैं मोंकी मास्टर को किसी भी इस्लामी मुल्क में जाने से रोक रहा हूँ और आइंदा भी रोकता रहूँगा। अब हमारी दोस्ती हो गई है, क्या तुम मोंकी मास्टर को मेरे देश जाने से नहीं रोकोगे? हमारी दोस्ती मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, शराइत की बुनियाद पर हुई है, और शर्त तुमने ही लगाई है। मैं तुम्हें पारस से निजात दिलाऊंगा। तुम मुझे अपने हुस्न शबाब का ख़जाना दोगी। तुम चाहो तो शर्त बदल सकती हो। अपने देश और हिंदू कौम को बचाने के लिए हुस्न शबाब को दाव पर लगा सकती हो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। यानी अपनी देश के लिए अपनी कोई चीज़ कुर्बान नहीं करोगी? प्लीज़ मुझे मत उलझाओ। मैं तुम्हारी दोस्ती और ताउन चाहती हूँ। प्लीज़ असूलों को समझो। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। तुम बहुत सख्त हो। औरत के मामले में कुछ तो नरम होना चाहिए। मोहब्बत करने वाली औरतों के मामले में नरमी और लचक पैदा की जाती है, और तुम मोहब्बत नहीं करती हो, सिर्फ मुझे पसंद करती हो। तुम मेरे दिल की बात नहीं जानते। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह, मैं खुशी से मर जाऊँगा। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? यकीन दिलाने का कोई काम करो। आओ, हम दो मोहब्बत के मतवाले एक दूसरे का हाथ पकड़े साहिल की ठंडी रेत पर चलेंगे। तुम्हें शायद मालूम होगा कि आज तक किसी ने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है और मेरी असली आवाज़ नहीं सुनी है। इसका मतलब है मैं पारस को तुम्हारा गुलाम बनाऊंगा तो तुम अपने असली रूप में हुस्न शबाब का नजराना नहीं दोगी। मुझे इनकार नहीं है।
मेरी ज्योतिष विद्या और जनाब तबरेज़ी कहते हैं कि मैं मज़ीद 3 बरस तक पुरस्कार रहूँगी। बेनकाब होने के बाद पारस से मेरी शादी होगी, लेकिन पारस मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। मैं उसे गुलाम बना लूँगी तो फिर गुलाम से शादी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। उसकी गुलामी और हमारी शादी अभी दूर है। तुम असली पर नकली चेहरा लगाकर और आवाज़ बदल कर मुझसे समुद्र के साहिल पर मिल सकती हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने ऐसी बातों में कितना वक्त ज़ाया किया है? पारस ने हैरानी से कहा, अरे ये तो वही सिख लड़का है। देवी ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? वो एक सिख लड़का है, कुछ एबनॉर्मल है। पिछली बातें भूल जाता है। मुझे एक बार न्यूयॉर्क में मिला था, अब यहाँ नज़र आ रहा है। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। उसका नाम दिलजीत सिंह है। कहाँ है वो? मैं यहाँ एक ओपन रेस्तोरां में हूँ और वो साहिल पर चंद बच्चों के साथ खेल रहे। तुम अभी जाओ, मैं ज़रा मालूम तो करूँ आखिर ये है क्या चीज़। वो बोली, प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो, मैं भी दिलजीत की हकीकत मालूम करना चाहती हूँ। वो रेस्तोरां से उठकर साहिल की तरफ जाते हुए बोला, मैं इतनी देर तक किसी को अपने अंदर नहीं रहने देता। अगर तुम कामयाबियाँ हासिल करना चाहती हो तो जल्द से जल्द मेरी बन जाओ, फिर देखोगी जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होगा। ऐसी कौन सी अनोखी बात होगी? हारी हुई एक बाजी जीत लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तमाम बाजियां जीत लेना अनोखी बात होती है। और क्या ये अनोखी बात नहीं होगी कि फरहाद का बेटा पारस तुम्हारा गुलाम होगा? हाँ, मानती हूँ। आला बीबी सानिया एक सिख लड़के की तरह सर पर पगड़ी पहने हुए थी। अंग्रेज़ और यहूदी बच्चों के साथ रेत पर गेंद से खेल रही थी। बज़ाहिर वो तन्हा नजर आती थी, लेकिन उसके साथ हमेशा जे मॉर्गन नादीदा बनकर रहा करता था। पारस ने करीब जाकर कहा, हेलो दिलजीत। उसने पलट कर नहीं देखा, बच्चों के साथ खेलती रही। पारस ने और करीब जाकर उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, दिलजीत। वो पारस को देखकर बोली, क्या मुझे कह रहे हो? हाँ, क्या तुम्हारा नाम दिलजीत नहीं है? नहीं, दिलजीत तो किसी लड़के का नाम होता है। क्या तुम लड़का नहीं हो? वो हंसते हुए बोली, अच्छा तुम मेरी पगड़ी देखकर मुझे सिख लड़का समझ रहे हो? उसने सर से पगड़ी उतार दी। खूबसूरत रेशमी बाल उसके शानों तक आ गए। वो बोली, मेरा नाम पार्वती है, मगर मुझे पारो कहती हैं। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने दूर एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ जो मल्टी कलर की छतरी है उसके साए में बैठे हैं। पारस ने देखा, फिर उधर जाने लगा। देवी ने कहा, अगर वो वाकई उसके माँ बाप होंगे तो आज इस दिलजीत की हकीकत मालूम हो जाएगी। वह दिलजीत नहीं पारो है, और क्या पता पारो भी ना हो। मल्टी कलर की छतरी के साए में एक नौजवान लड़के और एक जवान आदमी था। वह जवान आदमी दरअसल जे मॉर्गन था। लड़की हिंदू थी, इसराइल में आबाद होने वाले हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। पता नहीं कौन थी, अपनी याददाश्त खो चुकी थी। जे मॉर्गन ने उस पर तनवीमी अमल करके अपनी बहन बना लिया था और उसके जहन में यह नक्श कर दिया था कि वह हनुमान जी की पुजारन है। पारस ने छतरी के पास आकर उन्हें देखा, फिर कहा, उस बच्ची ने अपना नाम पारो बताया है, क्या आप उसके वालदैन हैं? जे मॉर्गन ने हंसते हुए कहा, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, हम वालदैन कैसे बन जाएंगे? ये मेरी बहन लक्ष्मी है, मैं प्यार से इसे लक्की कहता हूँ, और वो हमारी छोटी बहन पारो है। पारो की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, वह थोड़ी देर पहले की बातें भूल जाती है, इसीलिए उसने हमें माँ बाप कहा है। वैसे मेरा नाम राजपाल है। पारस ने कहा, मैंने एक बार उसे न्यूयॉर्क में तनहा भटकते हुए देखा था। उस वक्त भी ये सिख लड़के की तरह पगड़ी पहने हुए थी। जे मॉर्गन ने कहा, यह लड़की बहुत परेशान करती है, हम इस पर कड़ी नज़र रखते हैं, फिर भी यह नज़र बचाकर निकल जाती है। ताजुब है इस बात पर, यह सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर ही नहीं बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भटकती फिरती है। यह आपको वापस कैसे मिली? हम इसके लिए परेशान रहा करते थे, लेकिन ये इत्मीनान रहता है कि चांद की पहली तारीख से 14 तारीख तक इसे सब कुछ याद आ जाता है। ये सीधी हमारे पास चली आती है। जब 15 तारीख से चांद घटने लगता है तो इसकी जहनी कुव्वत भी कम होने लगती है। यूँ समझे कि यह हर माह 15 या 16 दिन के लिए प्रॉब्लम बनी रहती है। पारस ने सोच के जरिए देवी से पूछा, क्या पारो की हकीकत मालूम हुई? हाँ, मैं लक्ष्मी उर्फ लक्की और राजपाल के ख्यालात पढ़ रही थी। राजपाल का हिंदू घराना 6 साल से तेल अबैब में है। पारो दुनिया के जिस हिस्से में भी भटकती है, चांद की पहली तारीख के बाद किसी दिन भी तेल अबैब वापस आ जाती है। पारस जे मॉर्गन से मुसाफिया करके पार्किंग एरिया में जाने लगा। उसने कहा, जब भी पारस मेरे काबू में आ जाएगा मैं तुम्हें अपने दिमाग में बुला लूँगा, अब तुम जाओ। जा रही हूँ, मगर मौंकी मखलूक के खिलाफ मुझसे ज़रा ताउन करो। हमारे दरमियान साफ़ और सीधी बात होती रहे तो अच्छा है, और सीधी बात यही है कि तुम मेरी बनकर रहोगी तो मैं तुम्हारे काम आता रहूँगा। अभी जाओ और मेरी दोस्ती की शराइत पर गौर करो। उसने सांस रोक ली। देवी उसके अंदर से निकल गई। उसने बारबरा के पास पहुंचकर पूछा, एल्पा किस हाल में है? बेचारी का बुरा हाल है। कामयाबी हासिल होते होते अचानक नाकामी के जूते पड़े तो बड़ा जहनी सदमा पहुंचता है। एल्पा की तरह दूसरे अकाबरीन भी परेशान है। बार बार टीवी और रेडियो के जरिए ऐलान करें कि मॉन्की मास्टर उनसे रब्ता करे। वो मास्टर की गलत फहमी दूर करना चाहती हैं। क्या मास्टर ने किसी से रब्ता किया है? मास्टर की तरफ से खामोशी थी। एल्पा ने टीना के जरिए मास्टर को मुखातिब करना चाहा, लेकिन मास्टर ने टीना के सर से ब्रेन गार्ड चिपका दिया है। उसके दिमाग में पहुंचा नहीं जा सकता। फिर एल्पा टीना के भाई के अंदर पहुंची। उसके ज़रिए टीना से कहा कि वो जानती है
मॉन्की मास्टर उसके अंदर छुपा रहता है। उसे कहे थोड़ी देर के लिए गुस्सा थूक दे, उसे एक बार सफाई का मौका दे। टीना ने कहा कि वो उसके अंदर रहता है, लेकिन वो अभी नहीं है, कहीं गया हुआ है। बारबरा की बात खत्म होते ही एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। जहां पारस कार में था वहां की करीबी इमारतें लरस गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए। वो तेज़ रफ्तारी से कार ड्राइव करता हुआ ज़्यादा दूर जाने लगा। उस इलाके में मर्द, औरतें और बच्चे चीख रहे थे और इधर से उधर भाग रहे थे। पारस ने एक लंबा चक्कर लगाया, फिर वापस आकर देखा। असलहे का डिपो जहाँ था वहाँ पत्थरों और लोहे के टुकड़ों का ढेर नजर आ रहा था। वहाँ हैफा और जाफा की फौजी छावनी का जितना असलहा था वो सब तबाह हो चुका था। और ये सबके समझ में आने वाली बात थी। वो मॉन्की फौज की तरफ से पहला बड़ा हमला था और जल्द ही किसी वक्त भी दूसरा हमला हो सकता था। रेडियो, मोबाइल, माइक और स्पीकर के ज़रिए चीख चीख कर मॉन्की मास्टर से कहा जा रहा था, मास्टर, हम तुम्हारी शराइत मंजूर कर रहे हैं। तुम हमारे शहरों और छोटी आबादियों से दूर जहां अपनी बस्ती बसाना चाहते हो बसा लो। हम तुम्हें तमाम सहूलतें फराम करेंगे, मगर ये जुल्म ना करो। शहरी आबादी में धमाके ना करो। मासूम और पुरअमन शहरी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, उनसे दुश्मनी ना करो। असले के डिब्बों में धमाके के बाद आसपास की इमारतों में भी आग लग गई। सैकड़ों अफराद मारे गए और ना जाने कितने जख्मी हो गए। पूरे तिलबैब में ऐसी दहशत फैल गई थी कि सब अपने घरों की चार दीवारी तक महदूद हो गए थे। और जो लोग मॉन्की फ़ौज की आमद और वहाँ उनकी रिहाइश के नताइज को समझ रहे थे, वो अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़कर जा रहे थे। आर्मी हेडक्वार्टर में तीनों अफवाज के सरबराह अपने फ़ौजी मुशीरों के साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और इसी एक फ़ैसले पर मुत्तफिक थे कि शहरियों की जानो माल की सलामती के लिए फ़ौरन ही मॉन्की मास्टर की शर्त तस्लीम कर लें। इसके बाद गौर किया जाए कि उन हज़ारों बंदरों से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। ऐसे ही वक्त वहाँ एक मॉन्की मैन नमूदार हुआ। उन सब ने उसे चौंक कर देखा। वो बोला, मैं एक नज़र आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ बेशुमार नादीदाएँ, क्या उन्हें देखना चाहोगे? एक अफसर ने कहा, नहीं, हमें यकीन है, आओ यहाँ बैठो। वह एक खाली कुर्सी पर बैठकर बोला, हमारे मास्टर ने ऐलान सुन लिया है। हमने अपनी बस्ती बसाने के लिए इसी मैदान को पसंद किया है जहाँ पहले हमारी मॉन्की फ़ौज के लिए खैमे लगाए गए थे। हम इस मैदान से 6 मील के रकबे तक ज़मीन चाहते हैं, 6 मील की हदूद में। अगर तुम्हारी कोई बस्ती आए तो उसे खाली करा दो। आज ही से लकड़ियों के मकानात की तामीर शुरू करा दो। बस्ती के दरमियान एक वसी और ईज़ पुख्ता इमारत तामीर कराओ। जितनी जल्दी रिहायशी मकानात तैयार होंगे और ज़रूरत का तमाम सामान वहाँ पहुँचाया जाएगा, उतनी ही जल्दी हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। एक अफसर ने कहा, मास्टर ने वादा किया था कि अगर किसी दूसरे मुल्क में कोई जगह पसंद आएगी तो तुम लोग हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओगे। हमारा मास्टर अपना वादा पूरा करता है। किसी दूसरे मुल्क पर पूरी तरह कब्जा जमाने के बाद हम तुम्हारे मुल्क छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे मशवरे से कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। हम भी आइंदा कभी मशवरा नहीं देंगे, लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं। इजलास में मास्टर राज़ी हो गया था कि पड़ोसी मुल्क की ज़मीन पसंद करने जाएगा। फिर किसी का फ़ोन सुनते ही तुम सब जानी दुश्मन बन गए। ये तो हम समझ रहे हैं कि किसी दुश्मन ने हमारे खिलाफ बड़ी मक्कारी से मास्टर को भड़काया है। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है, फ़ोन किसी दुश्मन ने नहीं, हमारे उन 2 मॉन्की साथियों ने किया था जिन्हें तुम्हारी अल्पा ने कैदी बना कर रखा था। उन्होंने कैद से फ़रार होकर मुझे फ़ोन पर बताया कि पड़ोस में मुल्क शाम है और उनके फ़ौजियों के पास नादीदा बनाने वाली गोलियाँ, फ्लाइंग कैप्सूल और लेज़र गन्ने हैं। अब हम वहाँ जाएंगे तो हमारे हज़ारों मॉन्की मैन मार दिए जाएंगे। तुम यहूदी यही चाहते हो कि हम सब मारे जाएं, और अगर शाम के फ़ौजी मारे जाएंगे तो हम वहाँ हुकूमत बनाकर तुम्हारा मुल्क छोड़ देंगे। एक ने कहा, पहली बात तो यह है कि अल्पा ने किसी मॉन्की मैन को कैदी नहीं बनाया था। दुश्मन ने मॉन्की मैन बनकर फ़ोन किया और तुम्हें गुमराह किया। हमें अपने उन 2 मॉन्की मैन साथियों की लाशें मिल चुकी हैं। तो फिर यकीन करो, उसी दुश्मन ने उन्हें हलाक करके उनकी तरफ से मजलूम बनकर तुम्हें बहकाया है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ऐसा तुम्हारे किसी दुश्मन ने किया है। फिर क्या ये झूठ है कि शाम के फ़ौजियों के पास लेज़र गन्ने नहीं हैं? क्या उनके पास नादीदा बनाने वाली गोलियां नहीं हैं? हमारी मालूमात के मुताबिक शामी फ़ौजी के पास ऐसा कुछ नहीं था। अगर अचानक उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें आ गई हैं या दुश्मनों ने उनके पास पहुंचा दी हैं तो हम कुछ नहीं जानते। हमने मियामी शहर से दूर गोलियों, कैप्सूलों और लेज़र गनों का ज़ख़ीरा छुपाया था। वो सब किसी ने चुरा लिया और वो जगह तबाह कर दी। उस चुराने वाले ने चोरी का वह तमाम सामान शामी फ़ौज के पास पहुंचाया है। ये बात तुम्हें मालूम थी। तुम पड़ोसी मुल्क की अचानक बढ़ती हुई कुव्वत से खौफजदा हो गए थे, उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें मरने या मारने के लिए कुर्बानी के जानवर बनाकर वहाँ पहुँचाना चाहते थे। दुश्मनों ने हमारे खिलाफ ऐसी चालें चली हैं कि हम अपनी सफाई में जो कुछ कहेंगे उस पर यकीन नहीं किया जाएगा। जब यकीन हो जाए कि तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया जाएगा तो बात ज़ुबान से निकालना नहीं चाहिए। तुम सच्चे हो तो हालात तुम्हारे हक़ में बोलेंगे। आने वाला वक्त तुम्हारी सच्चाई की गवाही देगा। बेहतर है वक्त ज़ाया ना किया जाए, जल्द से जल्द हमारी बस्ती बसाई जाए। ये कहते ही वो नादीदा हो गया। उस रात बैंक की इमारत के अंदर क्या होता रहा ये न इमारत के बाहर वाले जान सके और ना ही अंदर वाले समझ सके। बाहर और अंदर जितने नाइट सिक्योरिटी गार्ड्स थे
उनमें से हर गार्ड के दिमाग पर एक ख्याल ख्वानी करने वाला मुसल्लत हो गया। 2 आदमी भरे हुए ब्रीफकेस उठाकर सेफ वाले कमरे में आए। टेलीपैथी के जरिए सेफ खोलने के मुख्तलिफ नंबर मालूम कर लिए गए, लिहाजा सेफ खुल गया। उन्होंने सेफ के अंदर से तमाम नकली सोने की ईंटें निकाल ली, फिर दोनों बैगों में से असली सोने की ईंटें निकाल कर सेफ में रख दी। सेफ से निकाली हुई ईंटों को दोनों बैगों में भर लिया गया। वो सेफ दोबारा उन्हीं नंबरों से बंद हो गया। वो कमरे से बाहर निकल आए। उन्होंने सेफ वाले कमरे के दरवाजे को भी पहले की तरह लॉक कर दिया। दोनों बैग उठाकर नाइट गार्ड्स के सामने से गुजरते हुए बैंक से बाहर आ गए। उनके बाहर जाने के बाद एक गार्ड ने बैंक के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। वो दोनों आने वाले एक गाड़ी में बैठकर चले गए और बैंक बाहर से और अंदर से ऐसे था जैसे कोई आया और गया ना हो, ना ही वहाँ कुछ हुआ हो। तमाम गार्ड्स के दिमागों को आहिस्ता आहिस्ता यूं आज़ाद कर दिया गया जैसे उनके साथ भी कोई गैर मामूली बात ना हुई हो। बैंक मैनेजर और सिक्योरिटी अफसर को हवालात में रखा गया था। चूंकि फ़खरुद्दीन को बरसों से एक ईमानदार और दयानतदार अफसर तस्लीम किया जाता था, इसलिए उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई थी और उसे एक मकान में नज़रबंद रखा गया था। दूसरे दिन 11 बजे फ़खरुद्दीन के वकील ने बैंक के आला ओहदेदार के पास आकर कहा, मेरे मौकिल जनाब फ़खरुद्दीन पर बैंक डकैती का इल्ज़ाम है। मैंने मौकिल की जानिब से अदालत में दरख्वास्त पेश की थी कि जब मेरे मौकिल ने डाका नहीं डाला तो फिर बैंक का माल उसके सेफ में मौजूद होगा। सोना परखने वालों से गलती हुई है, लिहाजा मेरे मौकिल की मौजूदगी में सेफ को खोलकर सोना दोबारा परखा जाए। एक ओहदेदार ने कहा, हमारी आंखों के सामने सोने को कसौटी पर परखा गया है, क्या दोबारा परखने से जो नकली है वो असली हो जाएगा? वकील ने कागजात पेश करते हुए कहा, मैं बहस नहीं करना चाहता, ये कोर्ट के कागजात हैं। फाजल जज ने हुक्म दिया कि सेफ के तमाम सोने को दोबारा परखा जाए। परखने के दौरान एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, पुलिस के 2 आला अफसरान और मेरे मौक्कल की मौजूदगी लाजमी है। अदालती हुक्म की तामील की गई। बैंक के तमाम बड़े ओहदेदारों, पुलिस अफसरों, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और फ़खरुद्दीन के सामने उस सेफ को खोला गया। एक सोनार बैंक की तरफ से और दूसरा सोनार फ़खरुद्दीन की तरफ से मौजूद था। सेफ से एक एक सोने की ईंट को निकालकर दोनों सोनार अपनी अपनी कसौटी पर परखते गए और उन्हें असली कहकर एक तरफ रखते गए, हत्ता कि उन्होंने तमाम ईंटों को परख कर असली कह दिया। पहली बार परखने से 500 ईंटें नकली साबित हुई थीं। अब दूसरी बार परखने के बाद एक भी ईंट नकली नहीं निकली। तमाम ओहदेदार हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सब ने कहा, यह कैसे हो सकता है? पिछली बार परखने से जो नकली थीं वो अब सब की सब असली हैं। दूसरे ने सोनार से पूछा, तुमने पहली बार कौन सी कसौटी में परखा था? कैसे कह दिया था कि 500 ईंटें नकली हैं और अब तुम ही तमाम ईंटों को असली कह रहे हो? सोनार ने परेशानी और हैरानी से कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि जो नकली थी वो असली कैसे हो गई। फ़खरुद्दीन के सोनार ने कहा, यहाँ इब्तदा से असली ईंटें रखी गई थीं, कभी किसी ने नकली नहीं रखी थी, इसलिए आज परखने के बाद कल भी आकर परख लो, वो असली ही रहेंगी। मजिस्ट्रेट ने बयान लिख दिया कि तमाम ईंटें असली हैं। फ़खरुद्दीन बैंक मैनेजर और सिक्योरिटी अफसर पर डकैती का इल्ज़ाम गलत है। इस बयान पर पुलिस के आला अफसरान और बैंक के ओहदेदारों ने दस्तखत किए। फिर तीनों को डकैती के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। बैंक मैनेजर और सिक्योरिटी अफसर हैरान थे कि डकैती का इल्ज़ाम गलत कैसे साबित हो गया, जबकि उन्होंने सेफ में 500 नकली ईंटें रखी थीं और असली सोना ले उड़े थे। उन्होंने रिहाई पाने के बाद फ़खरुद्दीन से पूछा, आपने अदालत के ज़रिए सेफ का सोना दोबारा चेक कराया, आपको यह एतमाद कैसे था कि डकैती नहीं हुई है? इसलिए कि मैंने डकैती नहीं की थी। क्या आप दोनों ने की थी? वो दोनों जल्दी जल्दी से इनकार में सर हिलाने लगे। उसी शाम वो अपने उस खुफिया अड्डे में गए जहाँ 500 असली सोने की ईंटें छुपा कर रखी गई थी। वो एक छोटा सा मकान था। बाहर से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वो मुकफ्फल दरवाज़ा बता रहा था कि इसे किसी ने नहीं खोला है और अंदर सोना महफूज है। वो ताला खोलकर अंदर आए। अंदर कमरे का सामान जूं का तूं था। दूसरे कमरे में एक बड़ा संदूक था, उसमें 500 ईंटें रखी गई थी। इस बड़े संदूक पर 2 और छोटे संदूक इसी तरह रखे हुए थे जिस तरह वो रख कर गए थे। बैंक मैनेजर ने सिक्योरिटी अफसर से कहा, हमारा तमाम सामान जूं का तूं है, अंदर सोना भी मौजूद होगा। फिर बैंक के सेफ में जो नकली सोना था वो कहाँ गया और वहाँ असली सोना कहाँ से पहुँच गया? सिक्योरिटी अफसर ने कहा, बैंक वाली बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे हमें अपना माल अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लेनी चाहिए। दोनों ने ऊपर के 2 संदूक उठाकर नीचे फर्श पर रखे, फिर बड़े संदूक के ताले को खोला। इसके बाद दोनों ने उसका ऊपरी पट उठाया तो जो कुछ देखा उस पर यकीन नहीं आया। ऐसा लगा जैसे आंखें गलत देख रही हैं। सोना नहीं था, वहाँ सफ़ेद पाउडर था। बड़ा सा संदूक हेरोइन के छोटे छोटे पैकेटों से भरा हुआ था। एक ने एक पैकेट उठाकर उसे फाड़कर सफ़ेद पाउडर को देखा तो वो हेरोइन थी। हैरानी से बोला, सोने की जगह ये पैकेट कैसे आ गए? बैंक मैनेजर ने कहा, यह कोई जादुई तमाशा लगता है। ये लाखों रुपए की हेरोइन होगी। अगरचे हम नुकसान में नहीं रहेंगे, फिर भी ये मालूम करना चाहिए कि सोना यहाँ से कैसे गायब हो गया, जबकि संदूक मुकफ्फल था और मकान के तमाम दरवाजे भी मुकफ्फल थे।
बैंक मैनेजर को अपने दिमाग में आवाज़ सुनाई दी, जो कुछ हो रहा है वो सारी ज़िंदगी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। उसने सिक्योरिटी अफसर से कहा, मुझे अपने दिमाग में फ़खरुद्दीन की आवाज़ सुनाई दे रही है। फ़खरुद्दीन ने सिक्योरिटी अफसर के अंदर पहुंचकर कहा, तुम्हें भी अपने अंदर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्यों, सुनाई दे रही है ना? वो बोला, हाँ मैं भी फ़खरुद्दीन की आवाज़ सुन रहा हूँ। फ़खरुद्दीन ने कहा, मैंने चोरी नहीं की थी, इसलिए चोरी के इल्ज़ाम से बचने के लिए मैंने तमाम सोना बैंक में पहुंचा दिया। यूँ भी मैं एक कैशियर की हैसियत से अमीन हूँ। बैंक की अमानत बैंक में पहुंचा दी। मेरे साथ तुम दोनों भी डकैती के इल्ज़ाम में बरी हो गए। फ़खरुद्दीन ने बैंक मैनेजर के अंदर आकर कहा, चूंकि तुम दोनों ने डाका डाला इसलिए दोनों को सज़ा मिलेगी। डकैती के इल्ज़ाम में ना सही, मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में मिलेगी। तुम दोनों सज़ा से नहीं बच सकोगे। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों चौंक गए। इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आए। अब दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट कर कहा जा रहा था, दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। सिक्योरिटी अफसर ने पूछा, कौन हो तुम? पुलिस। हमने इस मकान को चारों तरफ से घेर लिया है, फरार होने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने दाएं बाएं और पीछे की भी खिड़कियां खोली। हर जगह मुसल्ला सिपाही नजर आ रहे थे। बैंक मैनेजर ने परेशान होकर कहा, कोई हमसे दुश्मनी कर रहा है। पुलिस को ऐसे वक्त भेजा गया है कि हम माल के साथ पकड़े जाएं। उन्हें दरवाज़ा तो खोलना ही था। एक ने आगे बढ़कर खोल दिया। कई सिपाही राइफलें तान कर अंदर आए। उन दोनों को धक्के देते हुए दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ उन्हें फर्श पर उकड़ों बिठाया। फिर इंस्पेक्टर ने संदूक से एक पैकेट निकाल कर उसे सूंघते हुए कहा, तो ये है सप्लाई करने का अड्डा। इस इलाके में नए लगते हो मगर धंधा जम कर रहे हो। अब तो लंबी मुद्दत के लिए अंदर जाओगे। 2 बार रोज़ी के हुस्न शबाब की ऐसी की तैसी हुई। अली ने उसे दोबारा तौहीन के शदीद एहसास में मुब्तला किया और मुराद को भी दोबारा बुरी तरह उल्लू बना चुका था। दोनों बहन भाई एक बार 25 लाख और दूसरी बार 1 करोड़ रुपए हासिल करते करते नाकाम हो गए थे। अली ने उन्हें इतनी बड़ी रकूम से महरूम किया था और अब उन्होंने कसम खाई थी कि अली जहाँ भी नजर आएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अली उस वक्त नजर आता जब मुराद घर से बाहर निकलता। ब्रीफकेस खोलने से जो धमाका हुआ था उसके साथ एक रकीक मादा निकला था और मुराद के मुंह पर फैल गया था। पता नहीं वो काला रंग कैसा था जो उसके चेहरे पर फैलकर जिल्द के रेशों में सरायत कर गया था। साबुन, लोशन और क्रीम वगैरह के इस्तेमाल के बावजूद रंग नहीं छूट रहा था। मुंह ऐसा काला हुआ था कि वो घर से बाहर जाकर किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता था। जान पहचान वाले पूछते, मुंह कैसे काला हुआ? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल था। अगर रंग काला था तो छूट जाना चाहिए था, लेकिन वो स्याही चेहरे की जिल्द का एक हिस्सा बन गई थी। अली ने फ़ोन के ज़रिए रोज़ी से रब्ता किया। मुराद ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो कौन? अली ने कहा, मुंह काला। वो गुस्से से बोला, तेरा मुंह काला, तेरे ख़ानदान का मुंह काला। अबे कौन है बे तू? मैं लॉन्ड्री मैन हूँ, चेहरों की धुलाई करता हूँ। अगर कोई पैदाइशी काला हो तो उसे भी गोरा बना देता हूँ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा मुंह काला हो गया है? भाई मैंने ही काला किया है, मैं ही कालक साफ़ कर सकता हूँ। अच्छा तो ये तुम हो, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम तो किसी के सामने आने के काबिल नहीं रहे, फिर मुझे कत्ल करने घर से कैसे निकलोगे? अगर रात को निकलोगे तो औरतें और बच्चे तुम्हें देखकर डर जाएंगे। कुछ भी हो, मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए ज़रूर बाहर निकलूंगा। क्या तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? तुम्हारे बारे में खबर शाये हुई है। बात यह है कि मैंने कल रात ऐसे चेहरे पर कालक लगाकर एक जगह वारदात की थी। एक कोठी से 50,000 रुपये और कुछ कीमती जेवरात लूटे थे। कोठी वालों के बयान के मुताबिक चोर का मुंह काला था। अब पुलिस वाले ऐसे चोर को तलाश कर रहे हैं जिसके हाथ पांव गोरे हैं मगर मुंह काला है। अगर गिरफ्तार होना चाहते हो तो घर से निकलो। अली जानता था ये बातें सुनते ही वो गालियां देगा। वह फ़ौरन उसके दिमाग में आ गया। वह मुंह से गालियां निकालने के बजाय तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगा। रोज़ी ने कमरे में आकर भाई को हैरानी से देखा, फिर पूछा, ये तुम कैसी आवाज़ें निकाल रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? उसने मुराद से रिसीवर लेकर कान से लगाकर पूछा, हेलो। अली ने आवाज़ बदल कर कहा, दरवाजे के बाहर अखबार पड़ा हुआ है, उसमें तुम्हारी तस्वीर शाये हुई है, उसे देख लो। अली ने रिसीवर रख दिया। वो भी रिसीवर रखकर तेज़ी से चलते हुए कोठी के बाहर आई। बरामदे में उस रोज़ का अखबार पड़ा हुआ था। उसने इसे उठाकर खोला। अंदरूनी सफ़े में अपनी तस्वीर देखकर दिमाग को झटका लगा। तस्वीर में वो कोठी के गेट के सामने पड़ी हुई थी। लिबास बेतरतीब था और आसपास कुत्ते भौंकते हुए नजर आ रहे थे। वो एकदम से चीख मारकर रोने लगी। दौड़ते हुए कमरे में आई। मुराद के मुंह पर अखबार फेंक कर बोली, देखो वो बदमाश मुझे किस तरह जलील कर रहा है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जाओ अभी जाओ और उसे ढूंढ कर कत्ल कर दो। अली ने उसके अंदर आकर कहा, वो बेगैरत कहाँ जाएगा? मुझे कहाँ तलाश करेगा? मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हें इस हद तक जलील नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसे मुकाफात अमल समझो। तुम्हारी सौतेली बहन फहमी बाहया और नेक सीरत है। तुमने उस पर बदचिलनी का इल्ज़ाम लगाया। उसे मोहल्ले में इतना बदनाम कर दिया कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही। क्या अब तुम किसी को मुंह दिखा सकोगी? वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोली, तुम कोई जादूगर हो, मेरे अंदर बोल रहे हो। मैं पहले ही समझ गई थी तुम जादू जानते हो।
तुमने मुझे साबी कमज़ोरी की दवा पिला दी थी। पहले मुझसे 25 लाख छीन लिए, फिर 1 करोड़ रुपए छीन कर मेरी आबरू भी छीन ली। तुम हमसे क्यों दुश्मनी कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फहमी और फ़खरुद्दीन ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब तुम अखबार का पहला सफ़ा पढ़ो, तुम्हारी खोपड़ी रोशन हो जाएगी। रोज़ी ने मुराद से अखबार छीनकर उसे उलट पलट कर पहला सफ़ा देखा। 2 कालमी खबर के साथ फ़खरुद्दीन की तस्वीर शाया हुई थी। तस्वीर में वो सूट और नेकटाई पहने हुए था। खबर यह थी कि कैशियर फ़खरुद्दीन पर बैंक डकैती का इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। उसे बैंक मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, लेकिन उसने इस्तीफ़ा पेश कर दिया। इंकशाफ हुआ है कि फ़खरुद्दीन रईस है। मुल्क के बाहर उसकी करोड़ों की जायदाद है। उसकी एक ही बेटी है जो लंदन में आला तालीम हासिल कर रही है। ये खबर पढ़ते वक्त रोज़ी की आंखें हैरत से फैल गई थीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस सौतेले बाप को एक महदूद तनख्वाह पाने वाला कैशियर समझती थी वो एक रईस आज़म था, और मुल्क से बाहर भी नामालूम उसकी कितनी जायदाद थी। वो मुराद को अखबार दिखाते हुए बोली, ये देखो, इस तस्वीर को देखो, ये हमारा बाप है, लेकिन हमें धोखा दे रहा था। हम इसे और इसकी बेटी को रोटी रोटी के लिए तरसाते थे, और ये जाहिर नहीं कर रहा था कि कितना बड़ा रईस है। मुल्क के बाहर पता नहीं कितना सरमाया जमा किया है। फहमी लंदन में आला तालीम हासिल कर रही है। मुराद ने सोचते हुए कहा, रोज़ी, जब हमारी माँ ने उस बुड्ढे से शादी की तो तुम छोटी थी, लेकिन मैं 12 बरस का था। तब से इसे देख रहा हूँ। ये शुरू से बैंक का एक मामूली मुलाजिम था। एक बार माँ की बीमारी में हमारा मकान फ़रोख्त हो गया। अगर ये ख़ानदानी रईस होता तो क्या मकान फ़रोख्त होता, और क्या इसकी सगी बेटी फहमी की तालीम अधूरी रह जाती? इसने जानबूझकर फहमी की तालीम अधूरी रहने दी। अब वो लंदन में तालीम मुकम्मल कर रही है। ये बुढ़ा बड़ा मक्कार है। कल इसने कितनी मक्कारी से हमें बेवकूफ़ बनाया था। ठीक है कि ये मक्कार है, मगर ख़ानदानी रईस नहीं है। ज़रा अपने हालात पर गौर करो। जब से हमने इस बदमाश का पीछा कराची से किया है, तब से हम बदनसीब होते जा रहे हैं, और ये बुढ़ा खुश नसीब बनता जा रहा है। और एक बात समझ में आ रही है। रोज़ी ने पूछा, वो क्या? इस बुढ़े की बेटी फहमी ने इस बदमाश को फांस लिया है, और इस बदमाश ने तुम्हारे 25 लाख और 1 करोड़ रुपए फहमी को दिए। इसी रकम से यह ख़ानदानी रईस बन रहा है। लेकिन भाई, वो 1 करोड़ रुपए तो इस बूढ़े ने होटल में मंगवा लिए थे। सब ड्रामा थे। इसी बदमाश ने 1 करोड़ रुपए के बहाने ब्रीफ केस में बॉम्ब रखा। एक ब्रीफ केस मेरे हाथों में पहुंचाया, दूसरा तुम्हें दिखाकर अपनी कोठी तक ले गया। वहाँ तुम्हारा जो हशर हुआ उसे न भूलो। इसका मतलब है हमारा सौतेला बाप अपनी बेटी के कंधे पर बंदूक रखकर हमें निशाना बना रहा है। वो मुट्ठियाँ भींच कर बोली, इससे ज़्यादा तौहीन क्या होगी कि वो मेरे मुकाबले में फहमी से इश्क कर रहा है, और फहमी के मुकाबले में मुझे जलील कर रहा है। मैं उस कमीने के मुंह पर तेज़ाब फेंक दूंगी। मेरा मशवरा है, गुस्सा बर्दाश्त करो। ये सोचो कि जो दौलत हमारे हाथों से निकल गई थी वो ज़्यादा दूर नहीं गई है, हमारे सौतेले बाप के पास है। हम उससे अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगकर उसके फर्मा बरदार बनकर उसके करीब रह सकती हैं। फिर करीब रहकर उसकी दौलत पर हाथ साफ करने के बहुत से मौके मिलेंगे। वो सर झुकाकर संजीदगी से सोचने लगी, फिर बोली, भाई, तुम उस बदमाश को भूल रहे हो। वो हमारे सौतेले बाप के साथ रहता होगा। अगर हम सौतेले बाप के साथ रहेंगे तो वो हमारे सरों पर मुसल्लत रहेगा। जब भी हम कामयाबी हासिल करने लगेंगे वो पहले की तरह हमारी कोशिशों पर पानी फेर दिया करेगा। तुम एक पहलू देख रही हो, इसका दूसरा पहलू यह है कि वो बदमाश भी मेरे करीब रहेगा। और तुमने मेरी जिस्मानी कुव्वत देखी है। मैं किसी वक्त भी उसकी गर्दन दबोच लूँगा तो वो निकल नहीं पाएगा, मेरे शिकंजे में ही दम तोड़ देगा। अब तो मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मर जाए, किसी तरह भी मर जाए। उसकी मौत के बाद भी हम अपने सौतेले बाप को कंगाल बना सकेंगे। मैं अभी उस बूढ़े के पास जाऊंगी। मुझे भी साथ चलना चाहिए, लेकिन यह काला मुंह लेकर कैसे जाऊं? मैं भी मुंह छुपा कर जाऊंगी। हमारे जानने वालों में कितने ही लोगों ने मेरी तस्वीर अखबारात में देखी होगी। मैं चादर ओढ़ कर जाऊंगी और किसी दुकान से बुर्का खरीद लूंगी। उस बूढ़े से मुआफ़ी मांगने के बाद उसे राज़ी करके तुम्हें बुलाऊंगी। तुम रात के अंधेरे में छुप कर चले आना। रोज़ी के जहन में ये बात आ सकती थी कि अली टेलीपैथी जानते हैं। अभी उसके दिमाग में आया था, लेकिन अली ने उसे ये बात याद नहीं आने दी। दिमाग में आने वाली ख्याल ख्वानी की लहरों को बुला दिया। इस वक्त अली अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठा हुआ था। रोज़ी के दिमाग से वापस आकर आसपास देखने लगा। एक तरफ स्नैक बार था और दूसरी तरफ फुटपाथ। उस फुटपाथ पर एक नौजवान नजर आया। वो सादा सी शलवार कमीज़ में था, सर के बाल बिखरे हुए थे। उसके हुलिये से जाहिर था कि वो बेरोज़गार है। बेरोज़गारी और बदहाली के बावजूद उसके चेहरे से एक अज़म झलक रहा था। वो लिख रहा था, लोगों, रोज़े अव्वल से बुरे लोगों का एहतसाब होता रहा है। क्या बुरे अच्छे हो जाती हैं? क्या वतन अजीज़ में जो काले होते हैं वो गोरे हो सकते हैं? फुटपाथ पर राहगीर रुककर उसकी तहरीर पढ़ने लगे। वो कुड़ों बैठा पीछे हटता जा रहा था और लिखता जा रहा था, है लोगों, एहतसाब अपना करो। आईने के सामने अपना गिरेबान पकड़ कर पूछो, तुमने बार बार जिन्हें अपना बनाकर सर पर बिठाया, क्या उन्होंने तुम्हारी माँ बहनों के सरों पर आंचल रहने दिया? अगर नहीं तो तुम क्या सोचकर उन्हें बार बार अपने सरों पर बिठाते हो? गलती तुम करते हो और गलत सर पर बैठने वालों को कहते हो। मुल्क हुक्मरानों से कायम नहीं रहता, मुल्क एक वोटर से कायम रहता है। एक वोट एक चाबी, मुल्क की गाड़ी इसी चाबी से चलती है।
और तुम अपनी चाबी ऐसे ऐसे ड्राइवरों को देते हो जो हमेशा झटके दे देकर चलाती हैं और हादसात को अपना मामूल बना लेती हैं। क्या तुम्हें नई की आदत नहीं मिलती? अगर नहीं तो तुम्हारे पास आंखें हैं, बसारत नहीं है। तुम्हारे पास ज़हन है, बसीरत नहीं है। अली ने नौजवान के करीब आकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो। अली ने कहा, मेरा नाम अली तैमूर है। मुझे तुम्हारी इस तहरीर के पीछे पाकिस्तान के पिछले 49 बरसों का करब छुपा हुआ नजर आ रहा है। क्या करते हो? वो अपनी तहरीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं ये काम कर रहा हूँ, फिर भी तुम पूछ रहे हो क्या करता हूँ। क्या ये काम कुछ कम है या इतना छोटा है कि नज़र नहीं आता? ये बहुत बड़ा काम है, नज़र भी आता है और दिलो दिमाग पर असर भी करता है। लेकिन इसके अलावा भूख मिटाने, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने और चार दीवारी में रहने के लिए काम करना पड़ता है। आज तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी तो कल तुम हदायत देने के लिए फुटपाथ पर जिंदा नहीं मिलोगे। उस वक्त तक फुटपाथ पर खासा मजमा लग गया था। कहीं से फोटोग्राफर और प्रेस वाले भी आ गए थे। फुटपाथ पर जो तहरीर थी उसे कैमरों में महफूज किया जा रहा था। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर बसारत अली, आप इन साहब के सवाल का जवाब दें, आपका ज़रिया मुआश क्या है? बसारत अली ने मजमा देखते हुए कहा, मैं कल तक ख़ानदानी रईसज़ादा था, लेकिन मैंने अपनी कोठी और ख़ानदान वालों को छोड़ दिया है। मेरे वालिद चौधरी बशारत अली एक मारूफ सियासी रहनुमा हैं, लेकिन मैं अपने रहनुमा बाप के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि वो करप्ट सियासतदान हैं। मैं सरकारी सतह पर एहतसाब करने वालों को अपने बाप के ख़िलाफ़ चंद अहम सबूत देने वाला हूँ। अपने अमल से पाकिस्तानी अवाम को यह समझाना चाहता हूँ कि अपना बाप भी दागदार हो तो उसे असम्बलियों तक ना पहुँचने दो, उसे एहतसाब की सूली पर चढ़ा दो। एक बड़ी सी वैन करीब आकर रुकी। उसमें से 4 गनमैन बाहर निकले, फिर भीड़ को चीरते हुए बसारत अली के आसपास आकर खड़े हो गए। एक ने कहा, छोटे साहब, चौधरी साहब ने आपको घर वापस आने का हुक्म दिया। बसारत अली ने कह कहा लगाकर कहा, मेरे अब्बा ने अच्छी तरह समझ लिया है कि मैं मोहतसिब के सामने उनके करप्शन के सबूत ज़रूर पेश करूँगा। वो मेरी हुब्बुल वतनी को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मेरा मुंह बंद करने के लिए अपने इन हवारियों को भेजा है। फिर उसने मुसल्लह हवारियों से कहा, जाओ अपने चौधरी साहब से कह दो मैं सिराते मुस्तकीम से वापस नहीं आऊँगा। एक हवारी ने कहा, चौधरी साहब का हुक्म है कि हम आपको ज़बरदस्ती ले जाएं, बेहतर है आप हमें ज़बरदस्ती पर मजबूर ना करें। क्या तुम अपने हथियारों से खौफजदा करके मुझे ले जाना चाहते हो? चलाओ गोली, चलाओ गोली, मेरा सीना हाजिर है, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊँगा। 2 हवारियों ने उसे पकड़ लिया। वो उनसे लड़ने लगा। कुछ लोग भागने लगे, कुछ बसारत की हमायत में हवारियों से उलझने लगे। ऐसे मनाजिर की तस्वीर उतारी जा रही थी। आखिर लोगों ने उन हवारियों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया और बसारत अली जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अली अपनी कार में आकर बैठ गया और बसारत के अंदर पहुंचकर उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करने लगा। हिस्ट्री यह थी कि चौधरी बशारत अली के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बसीरत अली और छोटे बेटे का नाम बसारत अली था। बसीरत अली एक ज़हीन, सच्चा और साफ को नौजवान था। वो कामयाब होकर सूबाई असम्बली में गया था और चौधरी बशारत अली कौमी असम्बली तक पहुंचा था। चौधरी ने अपनी कामयाबी से नाजायज़ फ़ायदे उठाए थे। करप्शन के ज़रिए खूब माल कमाया था और चाहता था कि बड़ा बेटा बसीरत भी 5 बरसों में कौमी ख़जाने को खूब लूटता रहे। लेकिन बसीरत साफ़ सुथरी सियासत का कायल था। उसने बाप से इख्तलाफ होने दिया, लेकिन उन वोटों का तकद्दस कायम रखा जो उसे अवाम से मिले थे। एहतसाब का अमल शुरू हुआ तो बसीरत उन चंद सियासतदानों में से एक था जिनके दामन दागदार नहीं थे। इसके बरक्स ये तय पाया गया कि चौधरी बशारत अली को आइंदा इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। चौधरी अपने इलाके से किसी दूसरे उम्मीदवार को कामयाब होते नहीं देख सकता था, इसलिए फैसला किया कि अपने छोटे बेटे बसारत अली को आइंदा कौमी असम्बली में पहुंचाएगा। बसारत अली बाप की तरह झूठा और फरेबी था। मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले में कामयाब होने के लिए पहले वोटरों का दिल जीतना लाजमी था। उस इलाके के लोग बसीरत की इस बात की तारीफ़ें करते थे कि उसने एक साफ़ सुथरी सियासत की खातिर अपने बाप से मुखालफत मोल ले लिया और इस बात की 100% उम्मीद थी कि वहाँ के वोटर बसीरत को वोट देकर कौमी असम्बली में पहुँचाएंगे। चौधरी ने छोटे बेटे बसारत को समझाया, तुम भी मेरी मुखालफत करो और अवाम का दिल जीतने की कोशिश करो। मैं इलेक्शन में हिस्सा ना ले सका तो तुम हिस्सा लोगे और ज़रूर कामयाब रहोगे। माल रोड के फुटपाथ पर बसारत ने जो तमाशा किया था वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने की इब्तदाई चाल थी। फोटोग्राफर्स और अखबारी रिपोर्टरों को वहाँ पहुँचाया गया। इस मजमा में किराए के नारे लगाने वाले मौजूद थे। अब दूसरी सुबह अखबारात में तस्वीर के साथ यह खबर शाया होने वाली थी कि चौधरी बसारत अली करप्शन से पाक साफ़ सुथरी सियासत की खातिर अपने बाप बशारत अली के ख़िलाफ़ महाज बना चुका है और बेचारे वोटर्स इस फरेब में आने वाले थे। ये ड्रामा प्ले करने के बाद बसारत ने अपने बड़े भाई बसीरत को फ़ोन किया। फिर कहा, भाईजान, कल के अखबारात आपको चौंका देंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं सियासत में कदम रखते ही कितनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने वाला हूँ। बसीरत ने कहा, तुम अब्बा के मशवरों पर चल रहे हो। मैं फिर मशवरा देता हूँ, अपनी जहानत और शराफत से सियासत करो। तुम पर मेरी पाक वतन की मिट्टी का कर्ज़ है, यह कर्ज़ अदा करो। बात वही थी कि बुरे को अच्छा और काले को गोरा नहीं बनाया जा सकता। बसारत अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने वाला था।
अली कार ड्राइव करता हुआ बसीरत की कोठी में पहुंच गया। बसीरत ने कहा, मैं किसी अजनबी से नहीं मिलता क्योंकि मेरे अब्बा किसी के भी ज़रिए मेरे खिलाफ कोई चाल चल सकती हैं। बसारत को मेरी जगह लाने के लिए मुझे अगवा भी करा सकती हैं और शायद कत्ल भी करा दें। सियासत में जो हो जाए वो कम है। अली ने कहा, मैं तुम्हारे हालात जानता हूँ। तुम मुझसे अभी मिलना नहीं चाहते थे लेकिन मैंने तुम्हें मजबूर कर दिया। तुमने मजबूर किया है? हाँ, मैं जो चाहता हूँ वही होता है। मैं चाहता हूँ अभी तुम अपना सर खुजाओ। वो बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन वो दूसरे लम्हे में सर खुजाने लगा। फिर उसने चौंक कर अपना हाथ सर से हटा लिया। अली ने कहा, अब तुम एक ताली बजाओगे। इस बार उसने पुख्ता इरादा किया कि अली की ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, मगर वो बेख्तियार ताली बजाकर शदीद हैरानी से बोला, क्या तुम जादू कर रहे हो? नहीं, यह टेलीपैथी है। मेरा नाम अली तैमूर है और मैं फ़रहाद अली तैमूर का बेटा हूँ। बसीरत ने चौंक कर पूछा, फ़रहाद? क्या वही फ़रहाद अली तैमूर साहब जो बाबा साहब के दायरे में रहते हैं? हाँ, तुम्हारी बात से ज़ाहिर हो रहा है कि तुम सिर्फ मेरे वालिद से ही नहीं बाबा साहब के दायरे से भी वाकिफ़ हो। वो खुशी से उठकर दोबारा मुसाफिया करते हुए बोला, मैंने कॉलेज लाइफ में आप लोगों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि फ़रहाद साहब के बेटे का हाथ मेरे हाथों में है। यकीन आ जाएगा। क्या तुम बाबा साहब के दायरे में जाकर जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से मुलाकात करोगे? आप क्या फरमा रहे हैं? ये कोई पूछने वाली बात है? ऐसा कौन मुसलमान है जो बाबा साहब के दायरे में जाना नहीं चाहेगा? मैं जनाब तबरेज़ी के सामने ज़ानुए अदब तय करना चाहूँगा। पाकिस्तान का सियासी किबला दुरुस्त करने के लिए तुम्हारे जैसे जवानों की वहाँ तरबियत ज़रूरी है। तरबियत के दौरान तुम्हें टेलीपैथी का इल्म सिखाया जाएगा। तुम सफ़र की तैयारी करो। इसराइली हुकाम ने मोंकी मास्टर को अपने मुल्क में 10 किलोमीटर ज़मीन देकर अमन और सलामती की ज़मानत हासिल कर ली थी और अब 10 किलोमीटर के रकबे में बंदरों की नई बस्ती बसाने के लिए ज़ोरों शोर से काम शुरू हो चुका था। जब तक इस बस्ती में मकानात तामीर न होते और वहाँ जब तक ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें पहुँचाई ना जाती, तब तक मोंकी मैन वहाँ नहीं रह सकते थे। मोंकी मास्टर तकरीबन 4000 मोंकी मैन के साथ तिल अबैब और उससे मुल्हिका शहर जाफा और हैफा में काम कर रहा था। उधर मोंकी ब्रादर अपने जानेसारों के साथ मियामी से हिजरत करके दूसरे साली शहर बाल्टीमोर चला गया। मोंकी मास्टर ने एक जासूस के जरिए भाई को पैगाम भेजा कि अपनी मोंकी फ़ौज के लिए एक नया शहर वजूद में आ रहा है। मोंकी ब्रादर पैगाम मिलते ही बाल्टीमोर से तिल अबैब पहुँच गया। मास्टर ने कहा, देखो ब्रादर, दूसरे कहते हैं मौत से बचकर हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ एल्पा से बचकर हो। वो बहुत ख़तरनाक औरत है। वो बोला, मैं एल्पा को बहुत चाहता हूँ लेकिन उसकी खुद गर्जी और मक्कारी से मुझे नफ़रत हो गई है। शाबाश, उससे नफ़रत करो और किसी ऐसी को पसंद करो जो कभी धोखा ना दे सके। किसी को ये ना बताओ कि तुम मोंकी ब्रादर हो। एल्पा को मालूम होगा कि तुम यहाँ वापस आए हो तो वो ट्रैप करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। मोंकी ब्रादर बड़ा सादतमंद था। अपने बड़े भाई मोंकी मास्टर की हदायत पर अमल करता था। उसने खुद को मोंकी ब्रादर कहना छोड़ दिया। एल्पा के अलावा वहाँ के चंद काबरीन उसे जानते थे, वरना देखने में वो एक आम सा मोंकी मैन था। वो शाम को एक 5 स्टार होटल में अपने लिए एक औरत पसंद करने के इरादे से आया था। ऐसे ही वक्त एक हसीना ने उसे पसंद कर लिया। वो जे मॉर्गन की बहन बनकर रहने वाली लक्ष्मी उर्फ लक्की थी। लक्की के साथ आला बीबी सानी थी। उसे समझा दिया गया था कि वो लक्की के साथ रहकर किस तरह बंदरों को ट्रैप करेगी। उसे सबसे पहले बारबरा ने देखा था। वो और पारस एक बार मोंकी ब्रादर को एल्पा से निजात दिला चुके थे, इसलिए पहचानते थे। बारबरा ने लक्की को उसके सामने पहुंचा दिया। वो हनुमान की पूजा करती थी। मोंकी ब्रादर को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने झुक गई, उसके कदमों पर सर रख दिया। मोंकी ब्रादर ने हैरानी से उसे देखा। वो बहुत हसीन थी। उसे पसंद भी आ गई थी, लेकिन उसकी हरकत समझ में न आई। उसने पूछा, ये अभी तुम क्या कर रही थी? लक्की ने कहा, मैं आपकी पूजा करती हूँ, आप मेरे भगवान हैं। ये क्या होता है? आला बीबी ने कहा, तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें समझाएंगे। वो तीनों एक छोटे से बंगले में आए। वहाँ बारबरा और पारस मौजूद थे लेकिन नादीदा थे। लक्की ने एक वीडियो कैसेट VCR में रखकर उसे और टीवी को ऑन किया। स्क्रीन पर हनुमान की मूर्ति नजर आई। हिंदुस्तान का मंजर था। औरतें और मर्द हनुमान की पूजा कर रहे थे। लक्की मोंकी ब्रादर को समझाने लगी कि उसके मुल्क में बंदरों की बहुत इज्जत की जाती है और इस तरह पूजा की जाती है जिस तरह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मोंकी ब्रादर ने पूछा, ये कौन सा मुल्क है? बहुत खूबसूरत है, ये इंडिया है। क्या वहाँ चलोगे? अपने भाई से पूछूंगा। पूछने की क्या ज़रूरत है? आज जाएंगे, कल वापस आ जाएंगे। हाँ, मगर मैं भाई से इजाज़त लिए बगैर नहीं जाऊँगा। उसी वक्त पारस ने उसकी गर्दन पर कराटे का एक हाथ रसीद किया। मोंकी ब्रादर के मुंह से गोली निकलकर फर्श पर गिर गई। वो भी सोफे पर से औंधे मुँह फर्श पर आया। पारस ने उसके सर के पीछे से ब्रेन गार्ड नोचकर अलग कर दिया। उस बेचारे को संभलने का मौका नहीं मिला। आला बीबी ने फर्श पर गिरी हुई गोली को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। मोंकी ब्रादर ने पारस को देखकर कहा, तुम तो वही हो, एक बार पहले भी मेरी गर्दन पर हाथ मारकर मेरे मुंह से गोली निकाली थी। तुम्हारे मुकद्दर में यही है। तुम अब इसी सोफे पर लेट जाओ। वह दूसरी गोली निकालकर मुंह में डालना चाहता था, फिर एकदम से चीख मारकर तड़पने लगा। दिमाग में जलजला पैदा हुआ था। वह निढाल सा होकर फर्श पर पड़ा रह गया। अब उस पर तनवीमी अमल होने वाला था। इसके बाद वो आला बीबी के इशारों पर नाचने वाला था।
और आला बीबी उसे हिंदुस्तान ले जाने वाली थी, देवी के देश के लिए एक नायाब तोहफा। उस देश के लोग श्री राम जी के सेवक हनुमान के दर्शन करने वाले थे। पत्थर की मूर्ति को छोड़कर जीते जागते हनुमान की पूजा करने वाले थे।